को नीचे की तरफ पुश करती है। तो ग्राउंड पे नॉर्मल कैसे लगता है, इस तरह से, और ग्राउंड से बॉडी पर कैसे लगता है, इस तरह से, ठीक है ना। और नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब एक सरफेस दूसरे के कांटेक्ट में हो और उसे पुश कर रही हो। जब तक पुश नहीं करेगी तब तक नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो बताओ जरा, अगर इस वाली बॉडी पे, ये वाली बॉडी जमीन पे रखी है तो ग्राउंड पे ऐसे नॉर्मल लगेगा N1, और ग्राउंड की वजह से बॉडी पर ऐसे लगेगा एक्शन रिएक्शन। और एक बॉडी ऐसे रखी है बेटा इस वाली बॉडी पर मान लो, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल कैसे लगेगा, तो देखो सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी पर ऐसे लगेगा N2, और जो ट्राइंगुलर बॉडी है उस पे N2 ऐसे लगेगा। तो यहां जो नॉर्मल लगेगा वो बॉडी पर ऐसे, जो इंक्लाइन प्लेन होगा वो बॉडी को ऐसे पुश करेगा और बॉडी इंक्लाइन प्लेन को ऐसे। सरफेस के हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। अच्छा बताओ, कोई स्फेरिकल बॉडी अगर रखी है किसी सरफेस पर, तो जब स्फेरिकल बॉडी सरफेस को ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर पुश करेगी और उसका रिएक्शन यहां से पास होगा, और आपको पता होगा सर्कल के जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है नॉर्मल, वो उसके कहां से पास होता है, सेंटर। तो स्फेरिकल बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो उसके सेंटर से पास होने वाला। जैसे मान लो एक बटा ये स्फेरिकल बॉडी हो और दो दीवालों के बीच में ऐसे रखा है, एक वॉल ये है जो ग्राउंड है और एक वॉल ये वॉल है दो। अब अगर हम पूछे कि बताओ भैया इसमें नॉर्मल कैसे लगेगा, देखो इस वाली वॉल से स्फीयर पे ऐसे लगेगा, सेंटर से पास होगा N1, यहां से पास होगा, और रिएक्शन वॉल पे ऐसे लगेगा। एक्शन रिएक्शन होता है, ये है नॉर्मल बाय द वॉल ऑन द स्फीयर, ये है नॉर्मल ऑन द वॉल बाय द स्फीयर। इसी तरह से यहां पर परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे सेंटर से पास होगा N2, और वॉल पर उसका रिएक्शन ऐसे लग जाएगा N2। बात समझ में आ रही। तो सरफेस के परपेंडिकुलर आपको लगता है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। और भी मल्टीपल केसेस हैं, जैसे मान लो बेटा ये मान लो बॉडी एक है और ये बॉडी बी है, ये मान लो M1 बॉडी है, M2 बॉडी। अगर हम यहां पर दिखाएं कि नॉर्मल कैसे लग रहा है, तो देखो ये जो M1 वाली बॉडी M2 के ऊपर रखी है तो M2 को नीचे पुश कर रही होगी, ऐसे ऐसे पुश कर रही होगी। मैं यहां पर ये हटा देता हूं, तो ये ऐसे पुश कर रही होगी, मान लो N नॉर्मल है या N1 है, तो ऊपर वाली बॉडी ऐसे दबा रही होगी, तो यहां पर जो नॉर्मल लगेगा नीचे लगेगा इस वाली बॉडी पर। तो ये है अपर वाली बॉडी की वजह से लोअर वाले पे, उसका रिएक्शन ऐसे लग जाएगा। ये है लोअर वाले के कारण अपर वाले पे। फिर ये वाली बॉडी ग्राउंड के ऊपर रखी है तो ये ग्राउंड को पुश कर रही होगी ऐसे, तो ये लोअर वाली बॉडी की वजह से ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड की वजह से लोअर वाली बॉडी पर। तो ये इस सरफेस का नॉर्मल है एक्शन रिएक्शन, ये ऑन द ग्राउंड ऑन द बॉडी, और ये इस सरफेस का एक्शन रिएक्शन है ऑन लोअर बॉडी ऑन अपर बॉडी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा। तो ऐसे कोई भी हमने हमने और भी एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि अगर ये दो बॉडी कांटेक्ट में हैं, ये मान लो बॉडी ए बॉडी बी, और मान लेते हैं चलो बॉडी सी बी, तो अगर यहां से कोई फोर्स नहीं लगाया है तो देखो ये वाली बॉडी ग्राउंड को नीचे पुश करेगी, ग्राउंड ऊपर, तो एक नॉर्मल नीचे ऊपर, ये ग्राउंड पर ऑन द बॉडी ऑन द ग्राउंड ऑन द बॉडी ऑन द ग्राउंड ऑन द बॉडी, ये वाले नॉर्मल तो लगी रहे होंगे, ये भी पुश करेगा ये भी पुश करेगा, ड्यू टू वेट ये तो सब ग्राउंड को पुश कर रहे होंगे। लेकिन बताओ क्या यहां पुश कर रहे होंगे एक दूसरे को, क्या यहां पर पुश कर रहे होंगे, ए वाला बॉडी बी को धक्का मार रहा होगा क्या, नहीं मारेगा, तो नॉर्मल यहां पे नहीं लगेगा। कांटेक्ट में होने से सिर्फ नॉर्मल नहीं लगता, पुश करना जरूरी है। तो जब कोई यहां से फोर्स लगाएगा तभी ये बॉडी इसको पुश करेगी। तो यहां पर देखो नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, ए वाला बी को ऐसे पुश करेगा, बी वाला ए को ऐसे पुश करेगा, ए वाला बी को ऐसे धक्का मारेगा और बी वाला इधर मारेगा, फिर बी वाला सी को धक्का ऐसे मारेगा, N2 मान लेते हैं, बी की वजह से सी पर ऐसे आएगा और सी की वजह से बी पर ऐसे, तो ये मान लो N1 है, ये N1 ये N2, ये R1 R2 R3 मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारे के सारे नॉर्मल के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, इसमें से कुछ नए फटाफट लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्फेरिकल बॉडी का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होगा, ठीक है, देख लो जो भी डायग्राम नहीं बने हैं तो वो जरूर बना लो।
आइए, तो अब अगर हम जैसे मान लो एक दो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास ये एक कोई बॉडी रखी है, आई सपोज दैट ये बॉडी है और उसके ऊपर एक कोई दूसरी बॉडी ऐसे रखी, मान लो ये एक पत्थर का टुकड़ा है और उसके ऊपर एक और पत्थर रखा हुआ है, ये जमीन पे रखा है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ यहां कांटेक्ट होगा और यहां एक दूसरे को पुश भी कर रहे होंगे, तो अब हमें नॉर्मल रिएक्शन यहां पर बेटा बताना। तो जब दो दो कर्व सरफेस के बीच का नॉर्मल बताना होता है तो नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो सुनो, जब कोई फ्लैट सरफेस होती है इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ नॉर्मल, बिकॉज परपेंडिकुलर सीधे सीधे वेल डिफाइंड होता है, आपको पता होता है ये नॉर्मल है। लेकिन कर्व सरफेस पे नॉर्मल का मतलब समझो, कोई कर्व सरफेस होता है तो नॉर्मल का मतलब होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है और उसके परपेंडिकुलर जो होता है दैट इज नॉर्मल। तो कभी भी कोई कर्व सरफेस अगर होता है तो कर्व सरफेस में आपको क्या करना है, पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो देखो ये एक कॉमन टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, ऐसी टेंजेंट जो दोनों पे टेंजेंट होगी, इसे हम कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ये इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल लगेगा ऐसे, इस तरह से। तो ये ऊपर वाली बॉडी पुश करेगी नीचे वाले को ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस तरह से उसका रिएक्शन लगेगा नीचे वाले की वजह से ऊपर वाले पे ऐसे। तो जो भी कॉमन टेंजेंट है उसके 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर मान लो ये कॉमन टेंजेंट आ रही, दिस इज द कॉमन टेंजेंट है ना, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। क्या कर रहे हो भैया? तो कॉमन टेंजेंट के बेटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर ऐसे, इससे 90 डिग्री के एंगल, ये नॉर्मल N2 मान लेते हैं और उसका नीचे वाले पे ऐसे लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी इररेगुलर या कर्व सरफेस होगी तो पहले आप, अगर आप नॉर्मल की डायरेक्शन देखकर नहीं बता पा रहे तो आप पहले उस सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। जैसे अगर आप ध्यान दे तो सर्कल पे भी पहले टेंजेंट ड्रॉ कर ले, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है, आपने 10th में थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90। तो अगर ये एंगल 90 है तो दिस मस्ट बी द रेडियल लाइन, और रेडियल लाइन शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा, तो ये एक तो ये टेक्निकल पॉइंट है नॉर्मल रिएक्शन के लिए जो दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे नॉर्मल निकालने हैं। तो कॉर्नर्स पे क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं होता कि नॉर्मल, क्योंकि देखो बेटा मेरी बात समझो, कोई बात नहीं आनी होनी चाहिए। कोई कर्व सरफेस अगर है तो कर्व सरफेस पे क्या है, तो कर्व सरफेस पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई कॉर्नर है ऐसे नुकीला पॉइंट है तो कॉर्नर पे यू कैन नॉट ड्रॉ द टेंजेंट, टेंजेंट डिफाइन ही नहीं होता है कॉर्नर्स पे। जब 12th क्लास की मैथमेटिक्स से ऐसे पॉइंट्स को हम कैलकुलस में नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स बोलते हैं, जहां पर डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या टेंजेंट वेल डिफाइंड नहीं है। तो कॉर्नर्स पे जब आपकी टेंजेंट ही डिफाइन नहीं है, आप यही नहीं बता सकते कि टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी है, तो उसके परपेंडिकुलर भी नहीं बता सकते। तो कॉर्नर्स पे जब नॉर्मल निकालने होते हैं तो कैसे बताते, तो हम दूसरी सरफेस का सहारा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक वॉल है, ऐसे क्वेश्चन रोटेशन में आएंगे, और इस पे एक लैडर है, हमने ऐसे या कोई रॉड है इस तरह से सपोर्ट दे रखा है, ये हमारे पास वॉल है। अब हमने यहां ग्राउंड और लैडर के बीच का नॉर्मल देखा, तो लैडर या रॉड का कॉर्नर देख रहा हूं मैं, तो मैं रॉड का कॉर्नर देख के डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि इस पे नॉर्मल किधर लगाऊं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर ही वेल डिफाइंड नहीं है, नॉर्मल डायरेक्शन ही नहीं पता किधर है नॉर्मल। कर्व सरफेस में तो टेंजेंट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ऐसे में कुछ बहुत आसान होता है कि उस सरफेस को देखो ही मत, है तो फोर्स एक्शन और रिएक्शन ना, जितना नॉर्मल रॉड ग्राउंड पर लगाएगी उतना ही नॉर्मल ग्राउंड रॉड पर लगाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल लगेगा। तो ये वाला जो रॉड है वो ग्राउंड पर नॉर्मल कैसे लगाएगा, इस तरह से लगाएगा N1 विच इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली सरफेस तो फ्लैट है एकदम। तो इसके लिए तो बताना बहुत आसान है कि भाई ग्राउंड के भी तो परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसा थोड़े ना कि परपेंडिकुलर की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही सरफेस की है। तो पहले आप उस सरफेस पे नॉर्मल बनाओ जिसका नॉर्मल आपका वेल डिफाइंड है, आपका पता है। तो रॉड पे नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, फिर उसका रिएक्शन आप क्या करो, उस पे बना लो, क्योंकि आपको पता है तो एक्शन रिएक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट ही लगेगा। तो कॉर्नर पर नॉर्मल बाद में बनाओ, कॉर्नर के कांटेक्ट में जो फ्लैट सरफेस है उस पे नॉर्मल पहले बनाओ, तब आप नॉर्मल की सही डायरेक्शन बनाओगे।
तो उस लिहाज से मुझे बताओ, यहां रॉड का कॉर्नर है, तो बताओ वॉल पे पहले नॉर्मल बनाएंगे, तो बताओ नॉर्मल किधर लगेगा? ये जो रॉड है वॉल पे किधर नॉर्मल किस डायरेक्शन में लगाएगी? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो रॉड वॉल को ऐसे पुश करेगी इधर की तरफ, और वॉल रॉड को कैसे पुश करेगी? इस तरफ। रॉड वॉल को इधर लगाएगी। तो ये वाला नॉर्मल बताओ किसका नॉर्मल, किस पे नॉर्मल? बाय द रॉड ऑन द वॉल। और ये वाला बाय द वॉल ऑन द रॉड। तो जब रॉड का एफबीडी बनाएंगे आगे चल के तो ये वाला दिखाएंगे, वॉल पे बनाएंगे तो ये वाला दिखाएंगे। एक्शन रिएक्शन होता है, जिसके लिए न्यूटन्स लॉ लगाएंगे उसका वाला फोर्स कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, रॉड और वॉल को मिला के फोर्स सिस्टम मानेंगे तो ये नॉर्मल कैसा फोर्स बन जाएगा? इंटरनल। अगर मैं कहूं कि रॉड और वॉल को, दोनों को, रॉड को और वॉल को मिला के सिस्टम माना है, तो दिस नॉर्मल विल बिकम इंटरनल फोर्स। कल मैंने बताया था कि अगर आप सिस्टम में दो या दो से ज्यादा बॉडी मानते हो तो उनके बीच का फोर्स कैसा हो जाता है? इंटरनल फोर्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं बनाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं इसको भी आप देखें। और इस तरह का एग्जांपल 2016 में भी आया है जे एडवांस में, लास्ट टाइम जब आया है। तो ये रॉड जैसे है, अब मुझे रॉड पर लगने वाले नॉर्मल दिखाई, ये वॉल है, रॉड है। तो देखो यहां कॉर्नर किसका है? रॉड का। फ्लैट सरफेस कौन है? ग्राउंड। तो ये N1 फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर, उसका रिएक्शन रॉड पे। यहां बताओ कैसे बनाऊं, किसके परपेंडिकुलर बनाऊं? कॉर्नर किसका है इस बार? कॉर्नर किसका है? वॉल का। फ्लैट सरफेस किसकी है? तो रॉड के परपेंडिकुलर। तो रॉड के परपेंडिकुलर इधर रॉड पर जो नॉर्मल लगेगा बताओ ऐसे लगेगा कि ऐसे लगेगा? ऑन द रॉड, ऑन द रॉड। वॉल कैसे पुश करेगी? वॉल ऐसे। नॉर्मल हमेशा पुशिंग टाइप का फोर्स होता है। ए की वजह से अगर बी पर नॉर्मल बनाना हो तो ए बी को धक्का देगा, तो आप हमेशा देखो कैसे धक्का देगा। तो रॉड, वॉल जो है रॉड को ऐसे धक्का देगी दूर की तरफ, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा N2 परपेंडिक, उसका रिएक्शन ऐसे लग जाएगा वॉल पे, ठीक है। फटाक से बना लो। नोटेड। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, लिख रहे हो? जल्दी लिखो।
चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहले कुछ हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स आपको समझाते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए जाए। तो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि बॉडी को फ्री करके उसका डायग्राम बनाना, मतलब किसी भी बॉडी का एफबीडी का मतलब हुआ एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें बॉडी को बनाएंगे और बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स दिखाएंगे कि कौन कौन से फोर्स उस बॉडी पर लग रहे हैं। तो एफबीडी क्या, एफबीडी इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक ऐसा डायग्राम जिसमें हमने बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा रखा है। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। वैसे हमने अभी सिर्फ नॉर्मल और एमजी दो ही करे, तो हम केवल वही वाले एफबीडी भी देखेंगे जिनमें नॉर्मल और वेट से रिलेटेड या एक्सटर्नल फोर्सेस से रिलेटेड काम हो रहा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कुछ चीजें और पढ़ेंगे, टेंशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वो सारी चीजें भी करेंगे, पर अभी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा जरूरी। तो जैसे मैंने बहुत सिंपल सी बात करी, मैंने कहा भाई एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है, तो बताओ इसका एफबीडी कैसे बनेगा। तो आपने कहा कि चलो बॉडी एफबीडी। अब सुनो, जब भी एफबीडी बनाना है वो बॉडी पर लगने वाले फोर्स दिखाने। तो जब बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा सबसे पहला ग्रेविटी है, कुछ भी हो तो एमजी तो लग ही रहा होगा। तो एमजी आपने ऐसे लगा दिया कि भाई ग्रेविटी का फोर्स जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल होगा बॉडी पे। अब बॉडी ग्राउंड पे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है जब कांटेक्ट में होगी और पुश कर रही होगी तो नॉर्मल भी लगेगा। जितने कांटेक्ट होंगे उतने नॉर्मल लगेंगे। जैसे मैं मान लो ऐसे खड़ा हो जाऊं मैं यहां पर, तो मेरे ऊपर टोटल 3 नॉर्मल लग रहे हैं। एक नॉर्मल दीवार से लग रहा है, एक इस वाले जूते पे लग रहा है, एक वाले इस वाले जूते, 2 जगह पैर पे नॉर्मल लग रहा है और एक वॉल पे लग रहा है, ज्यादा लग गया मेरे। ठीक है, आओ। तो तुम लोग के चक्कर में चोट लग रही है, ध्यान दो थोड़ा। तो यहां पे देखो ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा, ग्राउंड ऊपर की तरफ। तो हमें सिर्फ उस नॉर्मल से मतलब जो बॉडी पर लग रहा है, ग्राउंड से मतलब नहीं है। तो बॉडी पर कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ। और अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो हम इसके साइड से लिख देंगे एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी का डायग्राम, उस पर लगने वाले सारे फोर्स, कोई भी फोर्स जो लग रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। आप कह सकते हो सर एक नॉर्मल नीचे भी लग रहा होगा, लेकिन वो बॉडी पर नहीं लग रहा है, वो बॉडी ने किस पे लगाया, ग्राउंड पे। और हम किसका एफबीडी बना रहे हैं, बॉडी का। तो हम केवल वो फोर्स दिखाएंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉट फोर्सेस अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन सम अदर बॉडी, वो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अब सुनो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो अगले के महीने आप काम करने वाले, एक यही 2 काम होंगे, एफबीडी बनाएंगे, न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, एफबीडी बनाएंगे, न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस नॉर्मल की वैल्यू क्या है, तो हम न्यूटन्स लॉ लगा के लिखेंगे। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, याद है आपको। हमने ये भी बताया था कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने कहा था अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे हो तो F बराबर ma लगाते समय पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखा जाता है। जिस दिशा में एक्सेलरेशन है मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स लिखने हैं, उस तरफ लगने वाले फोर्स को कैसा लेना है, पॉजिटिव। जैसे अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती है एक्सेलरेशन से तो n बड़ा होता है mg से, पक्की बात है। तो हम नेट फोर्स लिखते n माइनस mg। बताओ लिखते कि नहीं लिखते, क्योंकि अपवर्ड अगर एक्सेलरेशन होता तो n बड़ा होता है mg से, तो हम f की जगह लिखते n माइनस mg। लेकिन अगर इसी बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता तो कौन सा फोर्स बड़ा होता, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। देखिए F बराबर ma क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वही डायरेक्शन किसकी रहेगी, फोर्स की। या ये कहें जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आया होगा। तो अगर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा है, इट मींस डाउनवर्ड वाला फोर्स बड़ा है, अपवर्ड कम है। अगर 2 फोर्स लग रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड, इट मींस अपवर्ड वाला बड़ा है डाउनवर्ड वाले से। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब नेट फोर्स ही क्या हो जाएगा, 0। तो आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो। तो मैं अपवर्ड पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैं एफ नेट की जगह लिखूंगा n माइनस mg। ये सारे वेक्टर की बात हमें याद है कि 2 वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो उनका रिजल्टेंट a माइनस बी के बराबर। अभी हमने चूंकि हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं है इसमें कोई, तो हमें पता है कि n और mg किसी को भी बड़ा मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू हम लिखने वाले मास इनटू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि बॉडी काय पे है, रेस्ट पे। तो इससे पता चल जाएगा कि जो बॉडी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पर्टिकुलर केस में वो बॉडी के वेट के बराबर।
कोई भी बॉडी जमीन पे अगर रखी होती है तो पैरों से, या आप जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे पैरों से जो नॉर्मल लग रहा है वो मेरे वेट के बराबर है, पर वेट नहीं है, ध्यान रखना। वेट इसको, ये एन बराबर एम जी जरूर है, पर बोलेंगे नॉर्मली। मैं अगर ग्राउंड पर खड़ा हूं तो ग्राउंड, मेरे जूतों से जो फोर्स लग रहा है ग्राउंड पर, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन है जो वेट के बराबर जरूर है, पर वेट नहीं है, वेट के बराबर जरूर है, ठीक है ना। वेट तो हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं जो अर्थ हमें हम पे अप्लाई करती है, इसलिए वेट नहीं बोलेंगे। तो दो स्टेप होते हैं किसी भी सवाल के, एक स्टेप डायग्राम बनाना और दूसरा स्टेप उस डायग्राम को देखकर न्यूटन्स लॉ लिखना। अगर आपने उस डायग्राम को देखकर डायग्राम गलत बनाया तो स्टेप 1 में ही आप फेल हो जाओगे, और अगर डायग्राम देखकर इक्वेशन गलत लिख दी तो भी आप गलत हो जाओगे। तो हम यही सारा काम लगातार बहुत दिनों तक करने वाले हैं, अब बस थोड़े थोड़े बदलाव होते जाएंगे। अब मान लो इसी सवाल को अगर मैं ऐसे रखूं, मान लो एक लिफ्ट होती, लिफ्ट, और इस लिफ्ट में एक बॉडी, यहां पर एम मास की बॉडी रखी है और लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ किसी एक्सेलेरेशन ए से, और हमें इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और लिफ्ट और बॉडी के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी मैंने अलग से बना लिया बॉडी को। मैंने कहा देखो, एक बॉडी का वेट, ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींच रही होगी, और बॉडी चूंकि लिफ्ट के ऊपर रखी है तो लिफ्ट को नीचे की तरफ पुश करेगी। कौन? बॉडी। तो लिफ्ट बॉडी पे कैसे नॉर्मल लगाएगी? ऊपर की तरफ। तो लिफ्ट के कारण जो बॉडी पे नॉर्मल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। एन लिख दो, आर लिख दो। और चूंकि लिफ्ट बॉडी में ही रखी है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ग्राउंड के फ्रेम में बॉडी का एक्सेलेरेशन भी क्या होगा? ए अपवर्ड हो जाएगा। ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मेक श्योर कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय बगल में एक्सेलेरेशन जरूर दिखाना, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन ही आपको बताएगा कि कौन से फोर्स को पॉजिटिव लिखना है, कौन से नेगेटिव, नेट फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, तो कंफर्म बात है कि जो नेट फोर्स होगा वो अपवर्ड ही होगा। ये कंफर्म बात है कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ही पक्का बड़ा होगा, यानी एन एम जी से बड़ा होगा, एम जी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता तो कौन बड़ा होता? एम जी बड़ा होता कि एन बड़ा होता? बताओ। एम जी बड़ा होता। अभी कौन बड़ा होगा? एन। तो जब हम F बराबर एम ए अप्लाई करेंगे, व्हेन वी विल राइट F बराबर एम ए, तो F क्या होता है? F होता है रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, परिणामी बल, ठीक है। तो हम बताओ क्या लिखेंगे? N माइनस एम जी लिखना चाहिए कि एम जी माइनस एन? हाँ, जिस तरफ एक्सेलेरेशन है उस तरफ वाला फोर्स पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखना है। तो F की जगह लिखेंगे N माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एम ए, चूंकि एक्सेलेरेशन ए दिया है और हमसे क्या पूछा गया है? नॉर्मल। तो N बराबर देखिए यहां आ जाएगा M टाइम्स जी प्लस ए, यानी यहां नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो आ जा रही है वो M टाइम्स जी प्लस ए हो जाए। अच्छा बताओ मुझे सोचकर, अगर ये एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता तो तुमने क्या इक्वेशन लिखी होती? अब हर बार हम ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखी होती बताओ? mg माइनस एन फोर्स हो जाता इक्वल टू एम एम। अच्छा बताओ, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ए की वैल्यू क्या होती? जीरो। तो ए की जगह जीरो रख देते तो भी एन बराबर क्या आता है? एम जी। यानी आपको बस दो ही स्टेप पे फोकस करना है, जल्दबाजी में शॉर्टकट मत अप्लाई करना, आदत डालना है एफबीडी बनाने की। हमेशा याद रखना, जब भी क्लास और घर पे क्वेश्चन कर रहे हो, बिना एफबीडी बनाए क्वेश्चन नहीं करना है। चाहे जितना सरल सवाल हो, देख के आंसर पता चल रहा हो, क्योंकि ये सवाल नहीं आएंगे एग्जाम में, बहुत सरल सवाल है। हम जिन सवालों तक पहुंचेंगे 10 क्लास के बाद, उन सवालों में आप बिना एफबीडी के कदम नहीं चल पाओगे। अगर आपने आदत खराब डाल दी अभी से बिना एफबीडी के करके सोचने की, तो आपके अच्छे सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए हैबिट शुरू से डालनी है। हमेशा स्टेप 1 ड्रॉप प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम, देन अप्लाई न्यूटन्स लॉ। दूसरी बात, न्यूटन्स लॉ लिखते समय एक्सेलेरेशन का एरो जरूर बनाना, इससे हमको किसको प्लस लिखना किसको माइनस का अंदाजा पर लगेगा। तीसरी बात कि जब भी हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, ये बात याद रखना, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में ही नेट फोर्स लिखेंगे, बिकॉज ये वेक्टर इक्वेशन होती है। अगर आप एक्सेलेरेशन के अपोजिट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखने का बड़ा सरल तरीका होता है कि जिस दिशा में एक्सेलेरेशन है उन वाले फोर्स को बड़ा मान के पॉजिटिव लिखो और अपोजिट वालों को नेगेटिव लिखो, ठीक है। इतनी बात लिखो फटाक से, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। छोटे छोटे सवालों से शुरू कर रहे हैं हम लोग।
चलिए बेटा, तो अगर मेरे पास ये ब्लॉक बेटा रखा है एम मास का और ये नीचे आ रहा है ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमसे कहा जाता है चलो ड्रॉ एफबीडी फाइंड नॉर्मल। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊं, फटाफट आप एफबीडी बनाते जाइए, नॉर्मल निकालते जाइए। डाउनवर्ड अपवर्ड मूविंग अपवर्ड है और बॉडी में जो रिटार्डेशन है वो ए है, फाइंड नॉर्मल। एक जैसा सवाल है, फटाफट करते चलेंगे। तो पहले वाले केस में बेटा लिफ्ट हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है नीचे, दूसरे वाले में लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट रिटार्डेशन ए। इन बोथ केसेस वी हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो एफबीडी बनाएंगे, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी फोर्स दिखाए जाते हैं, वेलोसिटी नहीं बनाई जाती है ना। एफबीडी में केवल फोर्स दिखाने हैं बेटा, है ना, फोर्स और एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन बगल में, फोर्स बॉडी पे। तो देखो ये वाली बॉडी हमने बनाई, एक फोर्स mg लग रहा होगा डाउनवर्ड और एक लिफ्ट से नॉर्मल लग रहा होगा अपवर्ड, दो ही फोर्स लगेंगे ना, तीसरा कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा तीसरा। अब मुझे बताओ वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी कैसी दी है, कांस्टेंट, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होगी, तो ए बगल में लिख दो, ए बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बॉडी का एक्सेलेरेशन 0 है तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, 0 ही होगा ना। कैसे सोच रहे हो, F बराबर ma, अगर a 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी उसमें जितने भी फोर्स लग रहे होंगे 10 का रिजल्टेंट क्या होगा 0, 2 लग रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट 0। अब मेरी बात पूरी सुनो ध्यान से, ये हम अभी छोटे छोटे सवालों में भी लगा के देख रहे हैं, ये आगे चल के सीधे लिख दिया करेंगे आंसर देख के। अब जैसे यहाँ 2 फोर्स लग रहे हैं ऊपर नीचे और नेट फोर्स 0 है, तो पक्की बात है दोनों कैंसिल आउट हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली n बराबर क्या होगा mg। जब भी एक्सेलेरेशन 0 होगा तो हम बार बार F बराबर ma नहीं लगाएंगे, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाएंगे, सीधे बैलेंस कर दिया करेंगे फोर्स। तो यहां पर जैसे अभी आप क्या लिख रहे हो, अभी आपने कहा कि सर हम F बराबर ma लगा रहे हैं, तो F को लिख लिया आपने n माइनस mg और ma को लिख लिया आपने 0, तो आपने कहा सर n बराबर mg। अब हम ये बात अंडरस्टूड है यार कि एक्सेलेरेशन 0 है तो F बराबर ma होता है, अगर a 0 है तो नेट फोर्स 0 ही होगा। अब 0 कैसे होगा, तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे तभी तो नेट 0 होगा। तो जहां भी फोर्स बैलेंस एक्सेलेरेशन 0 होगा वहां हम फोर्स बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, तभी तो कैंसिल आउट होकर 0 होगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब हम ये 3 लाइन ना लिख के सीधे ये लिखना स्टार्ट करेंगे, कब, लेकिन जब तब एक्सेलेरेशन 0 होगा। अगर एक्सेलेरेशन 0 नहीं है तो फिर ये ma की वैल्यू 0 नहीं होगी उस केस में। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है कि क्या केसेस हैं। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ा सा मैंने हल्का सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा गलत कराने का प्रयास किया। चलो इसका भी एफबीडी तो वैसे ही बनेगा, फोर्स तो वही 2 लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। और अच्छा देखना, लिफ्ट जा रही ऊपर, अब लैंग्वेज जब लिखी होगी तो पता क्या लिखा होगा, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन ए। तो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड बट इट हैज कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब है एक्सेलेरेशन जो होगा वेलोसिटी के अपोजिट, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ऊपर होगी कि नीचे होगी, जा रही है लिफ्ट ऊपर पर एक्सेलेरेशन नहीं। तो हमको न्यूटन्स लॉ में वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना, क्योंकि F बराबर ma लिखना है, ma में a की डायरेक्शन देखनी है, v की डायरेक्शन नहीं देखनी, वेलोसिटी से मतलब नहीं है, ठीक है ना, वेलोसिटी का लेकिन ये यूज होगा कि अगर अपवर्ड वेलोसिटी और रिटार्डेशन है तो a डाउनवर्ड होगा, तो हमें a से मतलब है। अब मुझे बताओ इसको देखकर क्या लिखोगे न्यूटन्स लॉ, F बराबर ma में F क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, a की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव, a की तरफ नेट फोर्स, बताओ क्या लिखोगे, mg माइनस n, ये नेट फोर्स हो जाएगा इक्वल टू ma। तो नॉर्मल इधर ले आएंगे, ये इधर, तो n बराबर हो जाएगा m टाइम्स g माइनस, ओके, n टाइम। तो अब तुमसे कोई कहे, अच्छा देखो इसका मतलब किसी भी बॉडी में अगर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा लिफ्ट के पास तो नॉर्मल कम होता है, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करती है तो नॉर्मल ज्यादा होता है। अब ये चीज तुम महसूस कर सकते हो, लिफ्ट में तुम खड़े होते हो और लिफ्ट रेस्ट पे होती है, फिर जब लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो शुरू शुरू में पैरों पे प्रेशर बढ़ता है, फील करना कभी भी, जब आप नीचे लिफ्ट में खड़े होते हो और लिफ्ट स्टार्ट ही करती है तो एक्सेलरेट करती है अपवर्ड,
तो तुम फील करते हो पैरों पे अधिक दबाव महसूस करते हो, जो कि नॉर्मल बढ़ता है उस वक्त आपको भार महसूस होता है अधिक ज्यादा। और जब लिफ्ट रुकने वाली होती है, रुकने वाली, तो रुकने वाली हो जब लिफ्ट होती है ऊपर जा रही है और रुकने वाली है, तो रिटार्डेशन होता है उस लिफ्ट में। तो रिटार्डेशन में ए जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो नॉर्मल कम हो जाता है। तो तुम देखना जब लिफ्ट रुकने वाली होगी तो हल्कापन महसूस होगा, आपको हल्का हल्का वेटलेसनेस वाली फीलिंग आएगी, थोड़ी थोड़ी आपको नॉर्मल कम महसूस होगा। ये तुम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अगर लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगा तो फिर एम जी माइनस होगा। अब यही देख लो, अगर ए बराबर जी हो जाए, मान लो लिफ्ट केबल कट जाए, लिफ्ट फ्री फॉल होने लगे, तो फ्री फॉल में क्या होगा, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जी। तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी आपके पैरों पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। आपको पैरों पे प्रेशर ही महसूस नहीं होगा, आपको वेटलेसनेस वाली फीलिंग आएगी, आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर लिफ्ट के में आप खड़े हो और लिफ्ट फ्री फॉल मोशन करने लगे, तो आपके जो पैरों से लिफ्ट में जरा सा भी नॉर्मल नहीं लगेगा, जीरो नॉर्मल होगा। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सर पे अगर 10 कुंटल का वजन रख दूं, तुम पिचक जाओगे, दब जाओगे। लेकिन अगर मैं 10 कुंटल का वजन तुम्हारे सर पे रखूं और तुमको फ्री फॉलिंग छोड़ दूं ऐसे हवा में, तुम ये हो, ये 10 कुंटल का वजन है और दोनों को छोड़ दूं, तो तुम आराम से ऐसे लेकर चले जाओगे, कोई दिक्कत, कोई तुम्हारे नॉर्मल सर पे नॉर्मल ही नहीं लग रहा होगा, नॉर्मल की वैल्यू वहां पे जीरो हो जाएगी फ्री फॉलिंग अगर देखोगे। वैसे हो गया, तुम जैसे जैसे ब्लॉक के लिए लिफ्ट है, ऐसे तुम्हारा सर हो जाएगा ब्लॉक के लिए, नॉर्मल बात तो वही है। तो अगर तुम फ्री फॉल कर रहे हो तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी। तो जी माइनस जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई प्रेशर महसूस नहीं होगा। आप सर पे कितना भी वजन रख लीजिए, जरा सा भी दबाव पड़ेगा नहीं आपका। लेकिन आज आप जमीन से टकराओगे तो तेरा क्या होगा, ये तो मैं बता नहीं सकता, है ना। ओके। अच्छा, ये सवाल मैंने बेसिकली इसलिए लिखा था ताकि आप वेलोसिटी को देखकर लोग ए ऊपर बना देते हैं कि अरे ऊपर जा रही है धोखे से, तो इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया था कि जा तो ऊपर रही पर रिटार्डेशन है। हमको न्यूटन्स लॉ में वेलोसिटी की डायरेक्शन से लेना देना, हमको इस बात को देखना है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ये बेटा ग्राउंड पर बॉडी रखी है, ग्राउंड है बेटा, अभी फिर ग्राउंड पर बॉडी रखी है और एक फोर्स एफ लग रहा है, ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, एफ नॉट मान लो कोई फोर्स लग रहा है। तो हमें बताना है कि बताओ फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन। हम दोनों काम एक साथ साथ कर रहे हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम और फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन। पहले आप एफबीडी बनाइए, देखिए बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। mg प्लस देखो बेटा, अब देखो ये वाली बॉडी है बेटा, इस बॉडी में सबसे पहले आपको एमजी दिखाना है। जब भी आप एफबीडी बनाइए सबसे पहले एमजी तो लग ही रहा होगा। अब ये एमजी लग रहा होगा, बॉडी नीचे जाना चाहेगी तो नीचे से ग्राउंड को पुश कर रही होगी, तो ग्राउंड ऐसे रिएक्शन लगाएगा एन, ये नॉर्मल लगेगा ग्राउंड से बॉडी पे ऊपर। और एक हमने अलग से लगा रखा है कुछ एफ नॉट। और चूंकि ग्राउंड पर बॉडी, जैसे ये टेबल रखी ग्राउंड पर, इसको बेंच को इसको मैं ऐसे दबाऊंगा तो चल थोड़े ना पड़ेगी। अगर कोई बॉडी जमीन पे रखी है ऐसे और आप और ऊपर से दबाओगे तो ये नीचे थोड़े ना चली जाएगी, बॉडी ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि ऊपर से नीचे दबा रहे हो। नीचे तो ग्राउंड है, अब ऐसा तो है नहीं कि ग्राउंड के अंदर तो नहीं जा रही है, तो हम मान के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ एक्सेलेरेशन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जीरो। और जैसे ही आपने देखा कि एक्सेलेरेशन जीरो है, आप फोर्स बैलेंस करो, आप बार बार एफ बराबर एम में मत लो। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा।
F बराबर ma होता है ना, तो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर लगने वाले सभी फोर्स का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अब कैसे 0 होगा, तो तुम देखो डाउनवर्ड कौन कौन लग रहा है, एफ नॉट प्लस एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है, एन अकेला, तो एन शुड बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस एम जी। और बाकी कोई लिखना चाहे तो नेट फोर्स लिखो इक्वल टू एम ए। अब चूंकि एक्सेलेरेशन की कोई डायरेक्शन नहीं है तो जिधर मानो पॉजिटिव मान लो, अगर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती तो हम उसको पॉजिटिव मानते, तो हमने मान लिया अपवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड, तो एफ की जगह लिखेंगे एन अपवर्ड है माइनस एफ नॉट माइनस एम जी, ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों का रिजल्टेंट ये हो गया, इक्वल टू मास लिखेंगे, और चूंकि बॉडी रेस्ट पे रहे तो एक्सेलरेशन 0 रख देंगे, या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो भी एक्सेलरेशन 0 रख देंगे। तो यहां से देखो वही आ गया जो मैं सीधे सीधे लिखने के लिए कह रहा था, एफ नॉट प्लस एम जी। यानी अगर ऊपर से आप बॉडी को पुश करते हो तो नीचे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, नीचे का नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि 3 लाइन की जगह हम लोग सीधे लिखना स्टार्ट करेंगे, व्हेनेवर देयर इज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 तो हम फोर्स हमेशा बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, चूंकि अब हम छोटी छोटी चीजों को समराइज करते चलेंगे और डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक और छोटा सा सवाल करके दिखाइए मुझे। अब थोड़ा मैं न्यूमेरिक डेटा लेता हूं, मान लो ये 10 किलोग्राम की बॉडी है बेटा, m बराबर 10 किलोग्राम, इसका लिफ्ट का एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, g की वैल्यू 10 ले सकते हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलेरेशन 4 से, और एक फोर्स मैंने ऊपर से लगाया लिफ्ट में जो कि 40 न्यूटन है एडिशनल, ये मान लो एक F1 फोर्स लगाया 40 न्यूटन, तो फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बॉडी एंड लिफ्ट। देखिए कॉन्सेप्चुअली चीजें समझना बेटा, क्योंकि रटने जैसा कुछ नहीं है इसमें, मैकेनिक्स की यही खास बात है कि इसमें आपको रट कर काम नहीं चलेगा। तो पहले एफबीडी बनाना, जब गलती कर रहे हो बिना एफबीडी कर रहे हो, पहले एफबीडी बनाओ, नेता ना बनो। ये बताओ ये mg जो है यही तो 40 है, दो दो काय दिखा रहे हो, ये तो इसको इक्वल टू लिख दो, दो दिखा दिए, 2 बार mg लगे थोड़े ना, हटाओ काटो तो बगल में दूसरा डायग्राम बनाओ। तुम्हें कैसे आ जाइए 40, अच्छा अच्छा वो 40 वाला दिखाया था तुमने, हमने ध्यान नहीं दिया, तुमने बताया क्यों नहीं ऊपर वाला 40 दिखाया मैंने, चलो कोई नहीं है बना लो। आंसर वांसर नहीं बताओ, गलत है, 540, 140 और 40 सही है 180। एफबीडी जरूर बनाना, मुंह थोबड़ा फोड़ डालेंगे अगर एफबीडी ना बनाए, हम सबकी कॉपी चेक करेंगे, ध्यान रखना। बिना एफबीडी नीचे भी बनाओ, बॉडी नीचे बॉडी नहीं बना रहे हो वो ठीक है, पर जमीनी सरफेस तो दिखाओ, बॉडी नीचे खोखली थोड़े ना। प्लस न किया करो, यहां काम चल जाएगा आगे काम नहीं चलेगा, दो पोर्शन दो अलग अलग दिखाओ, कोई दिक्कत तुमको दिखाने में, तो बाद में प्लस कर लेना इक्वेशन लिखते समय, ठीक है। जितने फोर्स हैं उतने अलग अलग नजर आने चाहिए। ये क्या कर रहे हो दीदी, ठीक लग रहा है, ठीक समझ गए, तुमने फोर्स जोड़ लिए नीचे वाले। एफबीडी जरूर बनाइए बच्चों, ये आपको मजबूत बनाएगा, समझा करो। ये बहुत दो कौड़ी के सवाल हैं जो आप कर रहे हो, ये सीखने की शुरुआत है 0 लेवल से, पर 0 लेवल नहीं आएगा एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले आपने एफबीडी बनाया, आपने वेट दिखाया बॉडी का, ऊपर से एक 40 न्यूटन फोर्स आपने दिखाया, और नीचे से नॉर्मल ऐसे दिखा दिया ना, वो बाकी कितना लंबा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फोर्स नीचे से ऊपर लग रहा है, ये मैं ऐसे दिखा देता हूं थोड़ा सा, तो यहां से ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, ए बराबर 4 लिखा हमने, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है बेटा, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैंने देखा एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव, तो ऊपर कौन लग रहा है बेटा, नॉर्मल, तो एफ बराबर एम ए लगा रहे हैं, एफ बराबर एम ए, तो एफ की जगह बताओ क्या लिखेंगे, एन माइनस एम जी माइनस 40, ये एफ बराबर हो गया, एफ इक्वल टू एम ए। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एन बराबर एम जी, एम कितना है भैया 10 किलोग्राम, जी 10 है, तो ये एम जी हो गया 100, उधर गया प्लस का 100, ये उधर गया प्लस का 40, ये एम हो गया 10, एक्सेलेरेशन 40, तो ये 180 न्यूटन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। देखो कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। प्रॉपर एफबीडी बनाना है, ध्यान रखना, एफबीडी बना के सही से न्यूटन लॉ लिखना है।
आइए अब हम थोड़ा सा ग्राउंड पे चलाते हैं इस बॉडी को। चलो पहले मैं थोड़े से एफबीडी बनवा लेता हूं तुमसे। चलो चलो थोड़ा एफबीडी बनाते हैं। ये मास m1 है, ये मास m2, यहां से फोर्स F लग रहा है। ये बॉडी A है, ये बॉडी B, ऐसे नहीं बनाओगे तुम। चलो ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी ऑफ m1 एंड m2। m1 और m2 का अलग अलग एफबीडी बनाना। तो m1 का अकेले बनाना है, अकेले m1 का डायग्राम और m1 पर लगने वाले सारे फोर्स, m2 का अकेले का डायग्राम और m2 पर लगने वाले सारे फोर्स। बगल में क्यों दिखा रहा है, थोड़ा ऐसे ऊपर दिखा दो, कोई ऐसे दूर दिखा रखा है। ठीक है, बना लिए सबने, डिस्कस किया जाए। जो चीज देखने में सरल लग रही वही फिर बाद में टफ लगने लगेगी, इसलिए सावधानी से एकदम समझो एक एक चीज। चलो बेटा देखो m1 का बनाते हैं। देखो ध्यान समझो, ये जो m1 है ये मैंने ऐसे बनाया m1 का डायग्राम। तो नीचे वेट लगेगा m1 वन इंटू जी। देखो ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ, मैं इसका नाम रख दे रहा हूं R1, आप N1 N2 N कुछ भी मान लो, ठीक है। रिएक्शन लगेगा ग्राउंड से ऊपर की तरफ। फिर देखो यहां से धक्का मारा गया तो ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये भी दिखाना पड़ेगा। और देखो ये m1 वाली बॉडी, m1 वाली बॉडी m2 को ऐसे धक्का मार रही होगी, तो m2 m1 पे ऐसे, तो इधर से एक नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल को n बोल दे रहा हूं, ठीक है। ये m1 का डायग्राम देखो किसा किसा सही हो रहा है। छूट रहा है ना, एक आध फोर्स मिस हो गया ना तुम लोग से, सही बन रहा है, ठीक। अच्छा जब इधर से धक्का दोगे तो एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा, तो वो एक्सेलेरेशन का एरो इधर लिख दोगे। अच्छा बताओ, तो ये वाली बॉडी, अच्छा मुझे बताना जरा, अगर ये बॉडी इधर जा रही है तो पहले हम दो डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखेंगे जब हमें लिखना पड़ेगा, एक वाई में लिखेंगे एक एक्स में लिखेंगे। वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, क्योंकि ऊपर जा ही नहीं रही बॉडी, ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है। सुनना जरा, एक एक लाइन समझना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0, बॉडी जा ही नहीं रही कहीं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, ये लाइन समझ में आई। एक्सेलेरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या होगा, यानी R1 और M1 जी बैलेंस होंगे। तो बताओ R1 इक्वल टू क्या होगा, M1 जी। ये बात डायरेक्टली लिखेंगे हम आज के बाद। इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन राइट डायरेक्शन में, तो बताओ N बड़ा होगा कि F बड़ा होगा। कुछ लोग N बोल रहे हैं, कुछ लोग F बोल रहे हैं। N कौन बोल रहा है, नॉर्मल किसका बड़ा है। अगर 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 एक्सेलेरेशन राइट, बस बस ठीक है, हंस लिया। चलो एक्सेलेरेशन अगर राइट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। एक्स बोलते कहने हो, मैं थोबड़ा फोड़ डालूंगा। एक्सेलेरेशन अगर राइट डायरेक्शन में है तो किस डायरेक्शन में होगा। थोबड़े का मतलब नहीं समझते क्या तुम लोग, ये मुक्का देखो जहां। हाँ, तो एक्सेलेरेशन अगर राइट डायरेक्शन में होगा तो कौन बड़ा होगा, एफ बड़ा होगा। तो बताओ न्यूटन्स लॉ क्या लिखोगे, एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे न्यूटन्स लॉ। और इसको बताना, जो बताओ फारिया बेटा बताओ क्या लिखोगे, एफ माइनस एन बराबर m1 ए, क्या एन माइनस एफ बराबर m1 ए। एफ माइनस एन, जिस तरफ एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एफबीडी के बाद बस वही होगा, न्यूटन्स लॉ हम लिख देंगे, पर हमने अभी सिर्फ एफबीडी का सवाल पूछा है। चलो m2 को देखो, m2 का वेट लग रहा है m2 जी, ग्राउंड से रिएक्शन लग रहा है R2, और ये जो नॉर्मल था ना, ये जो इस पे इधर लग रहा है इस पे इधर लगेगा, तो इसी नॉर्मल का जो रिएक्शन है वो ऐसे लग रहा होगा इस पे ना। m1 ने m2 को ऐसे पुश किया होगा, उसी का रिएक्शन इस पे ऐसे लग रहा होगा।
और इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ हो जाएगा a, ठीक है। चलो मुझे y बताओ, y में जब न्यूटन्स लॉ लिखोगे तो y में क्या आएगी इक्वेशन, R2 बराबर m, और इधर जब लिखोगे तो क्या आएगी, n बराबर m2a, चूंकि n में कुछ माइनस करना ही नहीं, एक की फोर्स ही लग रहा है, बात समझ रहे हैं ना। तो एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, एफबीडी के बिना जीवन अधूरा, आप समझिए इस बात को। चलिए मैं 3 बॉडी दे रहा हूं, आप तीनों बॉडी का एफबीडी बना के मुझे दिखाइए। ये बेटा M1 बॉडी, ये बेटा M2 बॉडी, ये बेटा M3 बॉडी, इधर से बेटा F1 लग रहा है, इधर से F2 लग रहा है, और F1 बड़ा है F2 से। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच बॉडी इंडिविजुअली। ऑफ कोर्स अगर F1 बड़ा होगा तो ये सिस्टम राइट डायरेक्शन में भागेगा। आपको M1 का एफबीडी ड्रॉ करना है, M2 का ड्रॉ करना है, M3 का ड्रॉ करना है। यस बेटा, बना लिया, बनाओ बनाओ बनाओ, 1 मिनट और दे रहे हैं। चलो बेटा देखो M1 का बनाते हैं। चलो बताओ मुझे M1 का क्या लगेगा, वेट लगेगा ऐसे, क्या सबने लगाया, R1 लगेगा ऐसे, इधर से लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F1, और इधर ये M1 M2 को ऐसे धक्का मारेगा, M2 M1 को ऐसे, तो इस पे ऐसे लग रहा होगा। इसका नाम निकाल देता हूं N1। कोई परेशानी, एक्सेलेरेशन A होगा इस डायरेक्शन में। बोलो न्यूटन्स लॉ क्या लिखेंगे, y में लिखेंगे R1 बराबर mg। क्यों लिख रहे हैं R1 बराबर, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स कैसे है, बैलेंस है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ, F1 माइनस N1 बराबर M1A। अगर लिखना पड़ेगा तो लिखना ही पड़ेगा, अभी मैंने कैलकुलेशन रोक दिया है, एफबीडी पे काम कर रहा है, एफबीडी नहीं बना रहे तुम ईमानदारी से, इसलिए पहले मैं कहा एफबीडी बनाना सीखो, पहले क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी हम साथ साथ लेके चल रहे थे कि एफबीडी बना रहे हैं, अब उसमें क्या है, साथ साथ में समय बचता है। एफबीडी भी बनाया, बगल में इक्वेशन भी लिख ली, एफबीडी बनाए, अब तुम लोग कंजूसी कर रहे हो, तो पहले एफबीडी बनवाएंगे, भले 1 घंटा ज्यादा लगे। चलिए M2 का बताइए क्या लगेगा। अच्छा कुछ लोगों को कंफ्यूजन आता है, सर ये जो धक्का मारेंगे वो इस पे भी तो लगेगा, तो ये वाला फोर्स इस पे भी दिखाना चाहिए, ये वाला फोर्स जो हमने इधर से मारा है वो इस पे भी तो असर पहुंचाएगा, तो क्या ये वाला फोर्स हमें इस पे दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि आप इधर से धक्का दोगे तो ये वाला इसको धक्का दे रहा है, वही तो ये धक्का है N1, ये तुमने थोड़े ना जाके उस पर लगाया है, तो ये F1 जिस बॉडी पे लग रहा है उसी पे दिखाना है, आगे वाली बॉडी पे नहीं दिखाना। ओके, उसका इफेक्ट जाएगा, वो इफेक्ट N1 के फॉर्म में जाएगा, ना कि डायरेक्टली जाएगा। ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हालांकि तुम में से किसी ने ये डाउट नहीं पूछा, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये डाउट नहीं आया मन में। कुछ लोग पूछ देते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, खुद ही डाउट बता दिया, खुद ही आंसर बता दिया। चलो ये R2 लगेगा, बताओ इस N1 का रिएक्शन इस पे ऐसा लग रहा होगा, और इसी तरह इन दोनों के बीच में M2 M3 को ऐसे धक्का मारेगा, M2 पे ऐसे लगेगा, तो M2 पे ऐसे लगेगा N2, और एक्सेलेरेशन होगा राइट डायरेक्शन। बोलो जरा इधर की तरफ न्यूटन लॉ बोलो, R2 इक्वल टू
इधर की तरफ बोलो, N2 माइनस N1 इक्वल टू एम ए, N1 माइनस N2, एक्सेलेरेशन उधर है तो बड़ा N1 होगा, N1 माइनस N2 इक्वल टू, ओके, एक्सेलेरेशन वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक। इधर आ जाओ, M3 को बना लेते हैं FBD अलग से, M3, तो M3 में आ जाएगा M3G, यहां से लग रहा है N2, यहां से लग रहा है F2, यहां लग रहा है R3 और एक्सेलेरेशन है A। चलो बोलो न्यूटन से लॉ बोलो, R3 बराबर M3G, N2 माइनस F2 इक्वल टू M3A। बात समझ रहे हैं ना? तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, आपको FBD बनाने होंगे, आपको न्यूटन्स लॉ लिखने होंगे, इस तरह से आपको काम करना होगा। चलिए, तो यहां पर बेटा हमने 3 बॉडी बनाई, एक बॉडी है M1 मास की, उसके ऊपर एक बॉडी है M2 मास की, उसके ऊपर एक बॉडी है M3 मास की। M1 M2 M3 तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, पूरा सिस्टम रुका हुआ है। हाँ बेटा, बात नहीं बेटा, हाँ भैया बताओ। चलो M3 का शुरू करते हैं, M3 सबसे ऊपर रखा है, तो M3G इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, वेट तो लग ही रहा होगा, और चूंकि M3 सबसे ऊपर बॉडी रखा है तो M2 को नीचे पुश कर रहा होगा, तो M2 की वजह से M3 को रिएक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा। तो M1 और M2 के बीच में रिएक्शन देखो बेटा ऐसे लग रहा होगा, ऐसे M3 की वजह से नीचे लगेगा M2 पर, और M2 की वजह से M3 पर ऊपर लगेगा। तो इस रिएक्शन को कुछ भी नाम दे देते हैं, चलो R3 दे देते हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन 0 है यहां पर, तो वी कैन राइट R3 इज इक्वल टू M3G, सीधे सीधे लिखते चलते हैं ना।
अब इस वाली बॉडी को देख लेते हैं। तो जब इस वाली बॉडी को हमने देखा M2 को क्या हुआ, M2 को देखेंगे तो M2 का वेट लग रहा होगा ऐसे, ध्यान रखेंगे बहुत सावधानी से। M2 वाली बॉडी M1 को नीचे पुश कर रही होगी तो M1 पर नीचे नॉर्मल लगाएगी, उसके बदले में रिएक्शन M1 ऊपर लगाएगी, तो M1 की वजह से ऐसे लगेगा, इसका नाम निकाल देते हैं R2। लेकिन ऊपर वाली बॉडी से भी एक नॉर्मल लग रहा था, ये R3 का रिएक्शन, तो इसको मैं R3 कह देता हूं, और ये भी रेस्ट पे है, एक्सेलेरेशन 0। तो इस पे दो नॉर्मल लगेंगे, एक नॉर्मल ऊपर वाली बॉडी जो पुश कर रही होगी वो वाला नॉर्मल जो ऊपर वाली सरफेस पर लगेगा बट डाउनवर्ड लगेगा, दैट इज R3। और एक नीचे वाली बॉडी से जो नॉर्मल मिल रहा होगा वो ऊपर की तरफ मिल रहा होगा R2। तो इस पे दो नॉर्मल मिलेंगे, ऊपर वाली सरफेस पे भी नॉर्मल, नीचे, क्योंकि देयर आर टू कॉन्टेक्ट्स, ऊपर से भी कॉन्टेक्ट है नीचे से भी कॉन्टेक्ट है, इसलिए इसको दो नॉर्मल मिल रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? एक इस वाले नॉर्मल का रिएक्शन और एक इस वाले नॉर्मल का रिएक्शन। ओके, नीचे से नॉर्मल ऊपर लगेगा, ऊपर से नॉर्मल नीचे लगेगा, और एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स बैलेंस कर देंगे। तो अगर मुझे R2 लिखना है, R2 ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ कौन है, R3 प्लस M2G। तो अगर मुझे R3 की वैल्यू यहां रख दी जाए तो R2 आ जाएगा M2 प्लस M3 इंटू G, मतलब यहां का जो नॉर्मल होगा, जैसे मैं R2 कह रहा हूं, वो ऊपर वाली दो बॉडी के वेट के बराबर है। सब यहां जो नॉर्मल है, ऑफकोर्स आप देख लो, यहां जो नॉर्मल आ रहा है वो सिर्फ ऊपर वाली बॉडी के वेट से आ रहा है, और यहां जो नॉर्मल आ रहा है वो इन दोनों के वेट से आ रहा है, इसलिए ये इतना आया। हालांकि इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, नए मेथड्स बताऊंगा, इतना सब नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम एफबीडी बनाना सीख रहे हैं तो इसलिए मैं एक एक बॉडी का अलग अलग करके दिखा रहा हूं पोस्टमार्टम करके, बाकी तो हम सिस्टम बाउंड्री मेथड लगाएंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। तो बहुत देखने वाले सवाल है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, सिस्टम बाउंड्री मेथड देखेंगे। तो हम एक एक बॉडी अलग, हम पूरा दो बॉडी का सिस्टम मानेंगे, ये नॉर्मल इंटरनल हो जाएगा और एक लाइन में आंसर लिख दिया करेंगे, ठीक है। पर अभी मैं अलग अलग करके जानबूझकर दिखा रहा हूं सो दैट कोई फोर्स मिस ना हो। कई बार बच्चे बनाते पता लगा ऊपर का नॉर्मल दिखाया नीचे वाला भूल गए, नीचे वाला दिखाया ऊपर वाला भूल गए। तो कहीं भी अगर आपको एफबीडी की जरूरत पड़ जाए तो आपको कोई भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए कि यार ये वाला फोर्स बनाना भूल गए। आइए सबसे नीचे वाले का एफबीडी बनाते। तो सबसे नीचे वाले का एफबीडी क्या होगा, M1 मास की बॉडी है तो वेट लगेगा M1G, नीचे ग्राउंड से है ना, ग्राउंड को ये वाली बॉडी पुश करेगी डाउनवर्ड और ग्राउंड अपवर्ड, तो ग्राउंड पे रिएक्शन R1, ग्राउंड पे डाउनवर्ड, ग्राउंड से बॉडी पे अपवर्ड, मैं मान लेता हूं ये R1 है। इसी तरह से देखो M2 के कारण M1 पे नीचे लगेगा, ये वाला जो R2 M2 पे ऊपर लग रहा था, इस R2 का रिएक्शन इस पे नीचे लगेगा, और एक्सेलरेशन अगेन 0 है तो R1 की वैल्यू डाउनवर्ड है, तो R2 क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो सीधे फोर्स बैलेंस, ये F बराबर ma से ही आएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं छोटी छोटी चीजों को कि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये बराबर 0 रखेंगे तो फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो अपवर्ड वाला फोर्स R1 है और डाउनवर्ड वाले R2 प्लस M1G। R2 की वैल्यू देखो यहाँ M2 प्लस M3 है और M1 और जुड़ गया यहां से, तो यहां से R1 सीधे सीधे आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। और ये बड़ी ऑब्वियस सी बात होगी कि हम इस पूरे को एक बॉडी की नजरों से देखेंगे, एक बॉडी की नजरों से देखेंगे तो ये नॉर्मल सब इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, इंटरनल तो 0 हो जाते हैं, तो पूरा हमको एक बॉडी नजर आएगी, कितने मास की, M1 प्लस M2 प्लस M3 मास की एक बॉडी नजर आएगी जो ग्राउंड पे रखी है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो ग्राउंड से नॉर्मल होता है वो mg के बराबर होता है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3G के बराबर होगा, सिंपल सी बात होगी। तो इतना सब नहीं करेंगे इस नॉर्मल के लिए, सीधे लिख दिया करेंगे। लेकिन हम अभी आपको जैसा कि बताया कि टारगेट नॉर्मल निकालना नहीं था, टारगेट एफबीडी सीखना है कि हमको हर एक बॉडी पर लगने वाले फोर्स क्लैरिटी से नजर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम कुछ सवालों के साथ काम करेंगे। देखिए समझिए इस बात को, एफबीडी बहुत जरूरी है बच्चों, बिना एफबीडी के सरल सवाल तो लग जाते हैं, आपको लगता है छोटी सी बात है, देख के ही पता चल रहा है हमको, हम क्यों कॉपी पे बनाए अलग से, लेकिन जब मैं अच्छे सवाल लूंगा तो आपको देख के पता नहीं चलेगा उस वक्त, और उस वक्त बना नहीं पाओगे चूंकि आदत नहीं होगी, तो आप जब भी एफबीडी बनाओगे आधे फोर्स भूल जाओगे, आधे खा जाओगे, आदत की बात होती है। क्योंकि बात 2-4 लेक्चर का टॉपिक नहीं, कम से कम 1 महीने चलने वाले हैं एनएलएम फ्रिक्शन सर्कल, ये यूनिट कम से कम 1 महीने, ज्यादा ज्यादा 1.5 महीने, डिपेंड करेगा कितनी तेज गति से सीख रहे हो तुम लोग, है ना। तो इसलिए 1-1.5 महीने का मामला है, और हर पूरे 1-1.5 महीने लगातार 2 ही काम करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, एफबीडी बनाएंगे, नहीं कोई थ्योरी नहीं है, सवाल ही थ्योरी है। जैसे अभी तुम न्यूटन्स लॉ सीख रहे हो तो सवालों से ही तो सीख रहे हो। मैकेनिक्स एकदम डिफरेंट यूनिट है, इसलिए मैंने कहा 11th की फिजिक्स एकदम अलग है। 12th की फिजिक्स में थ्योरी, फॉर्मूले, इस तरह की चीजें थोड़ी ज्यादा आती हैं जिन्हें रट कर सीखा जा सकता है, रट के नंबर लाए जा सकते हैं। 11th की फिजिक्स में रट के नहीं ला सकते, आप कुछ रटोगे वो कहीं से फोर्स लगा देगा, यहां से बॉडी रख देगा, यहां एंगल बना देगा। तो ऐसा नहीं कि ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, ऐसा नहीं। बट हाँ फिर भी अगर
अगर आपने थोड़ा सा सही से सिस्टमैटिकली कर लिया तो इससे अच्छा भी नहीं कोई टॉपिक है कि आपको फिर मैकेनिक्स से ज्यादा अच्छा भी कुछ नहीं लगता अगर आपने आदत डाल ली परफॉर्म करने की और सॉल्व करने की। चलिए, तो अब हम फिर शुरू करते हैं, छोटे सवाल से शुरू करते हैं। तो हमने सिंगल बॉडी का सवाल कर लिए थे, लेकिन हमने ग्राउंड पर उसको चलाया नहीं था, तो हम चला भी लेते हैं। चलिए, एक एम मास की बॉडी है, इसको 20 किलोग्राम की बॉडी बोल दे रहा हूं। एक फोर्स इधर लग रहा है 80 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लग रहा है 40 न्यूटन का, ठीक है। और यहां पर ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं, ध्यान रखना, अभी जब तक फ्रिक्शन नहीं बता रहा हूं तो सारी ग्राउंड स्मूथ है हमारी। अब यहां दो बातें हो गई, क्या क्या निकाला है, फाइंड आउट, क्या क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है ग्राउंड से और एक्सेलेरेशन निकालना है, बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना होगा, दो चीजें फाइंड आउट करनी। तो अगेन पहले आप एफबीडी बनाइए इस बॉडी का। ये N1 N2 कौन से हैं दोनों, तो N1 N2 कहा करो, F1 F2 सीधे फोर्स ही लिख दो ना, 80 और 40, नॉर्मल थोड़े ना है, ये तो एक्स पुलिंग फोर्सेस हैं बाहर से। और जब फोर्स दिए हैं तो उनको नाम निकालने की जरूरत नहीं है। चलो भैया बताओ, तो क्या लगाया आपने, सबसे पहले आपने वेट लगा दिया नीचे की तरफ, ग्राउंड से एक नॉर्मल लगा दिया आपने, इधर की तरफ आपने 80 लगा दिया और इधर की तरफ आपने 40 लगा दिया। फिर आपको पता है कि ना तो बॉडी नीचे आ रही है क्योंकि जमीन है और ऊपर कोई घसीट नहीं रहा, तो ऊपर तो जा नहीं रही होगी, तो आपने तुरंत देखा कि इस दिशा में एक्सेलेरेशन क्या है, 0। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, तो आपने देखते ही लिख दिया आर बराबर 20 जी अगर 10 है तो 200 न्यूटन आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। वाई डायरेक्शन में अब मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं। फिर आपने एक्स डायरेक्शन में देखा बेटा, एक्स और वाई में अलग अलग न्यूटन लॉ लगाएंगे, नहीं तो आई जे लिखना पड़ेगा। तो एक्स और वाई चूंकि इंडिपेंडेंट होते हैं, 1D मोशन से पढ़ाता चला आ रहा हूं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, तो एक्स में अलग और वाई में अलग लगा सकते हो। तो एक्स में हमने देखा कि यार 80 न्यूटन बड़ा है 40 से, इसका मतलब बॉडी राइट डायरेक्शन में जाएगी। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने एरो राइट डायरेक्शन बनाई, सोच समझ के, है ना, क्योंकि 80 बड़ा है 40 से तो बॉडी राइट जाएगी। अब मैंने एक्स डायरेक्शन में न्यूटन लॉ लिखा अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने लिखा एफ बराबर एम ए, तो एफ की जगह लिख दिया मैंने 80 माइनस 40, ये नेट फोर्स हो गया बॉडी पे राइट डायरेक्शन में, और इक्वल टू मास कितना है 20 और एक्सेलेरेशन ax। तो ax की वैल्यू यहां से आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने कहा देखो बॉडी राइट डायरेक्शन में जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से, और बॉडी का जो नॉर्मल होगा वो इतना होगा। अब ये सवाल बहुत सरल है, कहीं नहीं आएगा, बोर्ड स्कूल की परीक्षा में नहीं आएगा, इतना सरल है। लेकिन अगर मैं यहां कह दूं कि भैया बारिश जो हो रही है वो 10√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे हो रही है, कितने पे, बारिश, और यहां पर एक मच्छर बैठा है, मच्छर जिसका मास आज इग्नोर कर दो, तो बताओ कितने, अगर ये टी बराबर जाए, यू बराबर 0 है, टी बराबर 0 पर, तो बताओ इस मच्छर को कितनी देर बाद बारिश वर्टिकल नजर आएगी। तो मैंने क्या किया, बहुत हल्का सा एनएलएम लिया और काइनेमेटिक्स लिया, मिक्स कर दिया, सवाल अच्छा बन गया। अब ये जेई में आने योग्य सवाल हो गया, क्योंकि यहां रेनमैन प्रॉब्लम को मैंने एनएलएम से जोड़ दिया। तो क्या किया, पहले आपने ये वाला काम किया, आपने पता किया एक्सेलेरेशन इतना है, फिर इन्होंने कहा कितने टाइम बाद बारिश वर्टिकल नजर आएगी, तो आपने कहा देखो बारिश का कंपोनेंट 10 और 10 है, आदमी का जो मच्छर की वेलोसिटी होगी टी टाइम पर v बराबर u प्लस ए टी, तो मच्छर की किसी जनरल टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी 2t, तो आपने मच्छर वाली वेलोसिटी पलट कर दे दी। अब आपको पता है वर्टिकल तब नजर आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2t इज इक्वल टू 10t। आपने कहा सर 5 सेकंड बाद जो मच्छर इस बॉडी के ऊपर बैठा होगा, और अगर बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो 5 सेकंड बाद उसको बारिश वर्टिकल दिखाई। अब ये जेई का सवाल हो गया। अब एनएलएम भी यही एडवांस वाले क्या करते, एडवांस वाले 4 चैप्टर उठाते ऐसे मिक्स कर देते, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा इसका। इसीलिए आपको किसी भी चैप्टर का एक्सट्रीम टफ ना आता हो, पर फंडामेंटल एकदम क्लियर होने चाहिए, कि हर चैप्टर के जो फंडामेंटल अगर वो क्लियर होंगे तो जो मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं स्पेशली फॉर जेई एडवांस वाले सवाल, वो आपसे हो जाएंगे। जेई मेन में सीधे सीधे पूछते हैं, उन्हें एनएलएम पूछना है तो सिर्फ एनएलएम पूछे। एडवांस को 18 सवालों में 36 सवालों में 50 चैप्टर कवर करने। अब 36 सवालों में 50 चैप्टर कैसे, को एक चैप्टर में 10-10 कंसेप्ट होते हैं, 50-50 कॉन्सेप्ट, वो चाहते हैं सब कुछ कवर हो जाए, तो वो सवाल मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल बनाते हैं।
एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं जिसके 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग बातें लिखते हैं। एडवांस का यही अंतर है, एडवांस में जेई मेन वाले पूछेंगे बताओ इसका एक्सेलेरेशन कितना है, यही सिंपल सवाल है। अब वो मान लो जेई मेन में सवाल आया तो वो पूछेंगे व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, और 4 ऑप्शन लिखे होंगे, ये बराबर इतना है, बराबर इतना है, बराबर। जे एडवांस वाले इसी सवाल को ऐसे लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस मोशन। तो पहले ऑप्शन में लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉडी इज दिस, दूसरे में लिखेंगे एक्सेलेरेशन इज दिस, आफ्टर 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी दिस, एंड वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकंड विल बी दिस। तो 4 ऑप्शन वही सिंगल करेक्ट है, पर 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग बातें लिखी हैं। तो उन्होंने एक्सेलेरेशन भी निकलवा लिया, उसे चेक कर लिया काइनेमेटिक्स आती कि नहीं आती, एनएलएम आता है, फिर डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया, फिर फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो एफ इंटू एफ डॉट एस वर्क डन निकलवा लिया, तो पूछ लिया वर्क एनर्जी थ्योरम आती कि नहीं आती, फिर पूछ लिया बताओ कि क्या नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा। यानी वही सवाल जेई मेन पूछ रहा है तो एक छोटी सी चीज पूछ के आगे निकल जा रहा है, वही एडवांस वाले पूछ रहे हैं तो 4 चीजें पूछ रहे हैं, चूंकि उन्हें पूरा चैप्टर कवर करना है उसे। तो उन्होंने भले ऑप्शन एक ही करेक्ट है पर बातें तो 4 लिख दी ना उसने अलग अलग, तुम्हें तो चारों निकालनी पड़ जाएंगी ना, तुम्हें तो वर्क डन निकालना पड़ेगा तभी तो डिसाइड कर पाओगे सही है कि गलत है। तो इसलिए जेई एडवांस के लिए बहुत आपको डिस्क्रिप्टिव, आपको सब्जेक्टिव अप्रोच रखनी पड़ती है। आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं, ऑप्शन देखा टिक मार दिया, ऐसे नहीं काम करना। लेकिन हाँ एडवांस भी बहुत इतना टफ नहीं है, टफ तब होता है जब हम थोड़ा मेहनत से नहीं पढ़ते, हम सिस्टमैटिकली नहीं चलते, हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हम रेगुलर क्लासेस नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि हमसे चीजें स्किप होने लगती। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंटिन्यूस रहोगे तो आप बड़े आराम से कनेक्ट करोगे सारी चीजों को, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग एक सवाल और देखते हैं बच्चों। चलिए जल्दी से बताइए, इस बॉडी पे हमने इस बार जो फोर्स लगाया ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, और ये मैंने 40√2 न्यूटन का फोर्स लगाया 45 डिग्री एंगल पे। तो हमें बताओ कि म्यू बराबर यहां पर 0 है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। तो चलिए इसका एफबीडी बनाइए और मुझे इसका एक्सेलेरेशन निकाल के बताइए कितना एक्सेलेरेशन होगा। अब स्टेप नंबर 1, चूंकि बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल में होगा, हो सकता है वर्टिकल में भी हो जाए, तो जैसे आपको पता है कि आपको न्यूटन्स लॉ एक्स और वाई में लगाना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो आपको सारे फोर्सेस भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही रखने। अब ये फोर्स आपका किसी एंगल पे लग रहा है, तो पहली जिम्मेदारी क्या है कि इस फोर्स के क्या कर दो आप, 2 कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, फिर आप एनालाइज करो। अगर लास्ट सन का लेक्चर अपलोड ना हुआ हो तो आप आरएस के यूट्यूब चैनल पे कोई भी एनएलएम का पहला लेक्चर देख लेना, पहला दूसरा लास्ट ईयर का लेक्चर पड़ा होगा, पब्लिक ढूंढ लोगे, सर्च करोगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। जिनका मिस हुआ है देखना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा देखो आ गए आंसर्स। देखो एक बात समझो, आपने जब इसके 2 कंपोनेंट किए होंगे बेटा, तो ये आपने 40√2 cos 45 और ये आपने 40√2 sin 45 2 कंपोनेंट कर दिए। तो इसकी वैल्यू आपने 40 ऐसे लगा दी, इसकी वैल्यू आपने 40 ऐसे लगा दी, यहां पर आपने वेट लगाया, और अभी हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा। मेरी बात ध्यान सुनो, अभी तक आपने किसी भी बॉडी पे अपर, ये बोतल है बेटा जैसे ये रखी है, अगर मैं इस बोतल को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 न्यूटन 4 न्यूटन थोड़ा सा फोर्स लगाया,
बोतल ग्राउंड को छोड़ नहीं रही है, बोतल ग्राउंड पे ही है, तो अभी बोतल पे नॉर्मल लग रहा होगा, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया। लेकिन अगर मैं फोर्स ज्यादा लगा देता ऐसे, तो बोतल ऊपर भी जा सकती थी। तो कब बोतल ऊपर जाएगी? जब वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, जब मैं वेट से ज्यादा फोर्स लगा दूंगा। तो अगर मैंने वेट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बोतल को मैं उठा लूंगा। अगर मुझे आपको उठाना है तो आपके वेट से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब भी ऊपर की तरफ वेट से ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी सरफेस छोड़ देगी। सरफेस छोड़ देगी तो देर विल बी सम अपवर्ड एक्सेलेरेशन, कुछ अपवर्ड एक्सेलेरेशन आ जाएगा बॉडी के पास। लेकिन उस केस में कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। एक्सेलेरेशन जरूर आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, पर नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल कौन लगाएगा? इसलिए मैंने नॉर्मल बनाने से पहले आपको कंपैरिजन करना जरूरी है कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया वेट से ज्यादा तो नहीं है कहीं। तो तुम देख सकते हो वेट हमारा लग रहा है 100 न्यूटन और ऊपर की तरफ फोर्स 40 न्यूटन है, तो ये बॉडी को उठा नहीं पाएगा, यानी बॉडी जमीन के कांटेक्ट में रहेगी। अच्छा, उठा नहीं पाएगा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना रहेगा? जीरो। वाई में एक्सेलेरेशन जीरो ही रहेगा, लेकिन नॉर्मल लगेगा। तो अब ये डिसीजन फाइनल हो गया कि भाई नॉर्मल लग रहा होगा, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना होगा? जीरो। एक्स डायरेक्शन में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, दूसरा कोई लग ही नहीं रहा है, तो ये वाला फोर्स इसको आगे ले जाएगा। यानी बॉडी राइट तो जाएगी पर अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन कोई नहीं होगा। डाउनवर्ड तो खैर जमीन है, जा ही नहीं सकती। लेकिन अगर ये 140 न्यूटन होता, सोचो, तो 100 से ज्यादा होता तो बॉडी हवा में ऊपर, मतलब बॉडी ऐसे भी जाती, ऐसे भी जाती, तो बॉडी ऐसे ऐसे एंगल पे जाती, किसी एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाती। कुछ वर्टिकल एक्सेलेरेशन भी होता, कुछ डाउनवर्ड भी होता, पर वो सवाल का उतना मजा नहीं रह जाता तो जनरली। लेकिन फिर भी नॉर्मल लगाने से पहले चेक करना जरूरी है। अच्छा, जब हम डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं तो चेक नहीं करते, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे तो बॉडी कहां जाएगी? बॉडी जमीन पर ही रखी है, तो नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जमीन के अंदर थोड़े ना घुसेड़ दोगे, वो केस ही नहीं है हमारे पास। तो अपवर्ड बस लगा दिया तो थोड़ा चेक करना पड़ गया, इसलिए मैंने नॉर्मल आखिरी में बनाया कि सोच समझ करके कि नॉर्मल बनाना, कि भाई नॉर्मल है कि नहीं। ओके, तो बस सवाल खत्म हो जाता है। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है नहीं तो फोर्स बैलेंस कर देंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो ऊपर वाले फोर्स हो गए n प्लस 40, नीचे कितना है 10g, तो n हो जाएगा 60 न्यूटन। देखिए ऊपर जब फोर्स लगाते हो तो वेट में से कुछ कम हो जाता है, अपवर्ड फोर्स लगाने से नॉर्मल घटता है। ठीक है, mg माइनस चला गया, देखो 40 है ना, तो नॉर्मल अपवर्ड फोर्स नॉर्मल को रिड्यूस करता है, डाउनवर्ड फोर्स नॉर्मल को बढ़ाता है। एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तो एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे F बराबर ma, तो F हो गया, एक ही फोर्स लग रहा है 40, जोड़ना घटाना कुछ है नहीं, मास कितना है 10, एक्सेलेरेशन ये है, तो ax की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करेगी, बॉडी का एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और बॉडी के ग्राउंड पर से जो नॉर्मल लग रहा होगा वो 60 न्यूटन नॉर्मल लग रहा होगा। कितना नॉर्मल लग रहा होगा बेटा? 60 न्यूटन। ठीक है, लिख लो फटाक से। चलो एक केस, एक डायग्राम और बनाओ जरा। ये बेटा m मास की बॉडी है, इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है और एक फोर्स F2 लग रहा है। ये जो F1 फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है, तो आपको बताना है, फाइंड नॉर्मल बताना है और एक्सेलेरेशन बताना है।
आ गया बेटा? चलिए बताइए कैसे बनाया हम लोगों ने। तो देखिए वेट लगा दिया ये mg, ये एक F2 लगा दिया, और देखिए ये जो F ऐसे लग रहा होगा ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऐसे एक x में लगेगा फोर्स, और चूंकि ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये हो गया F1 cos थीटा जो टूवर्ड्स राइट आएगा कंपोनेंट, और ये आएगा F1 sin थीटा विच विल बी डाउनवर्ड। अब देखो एक फोर्स लग रहा है ये, और ये डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों ही बॉडी को नीचे पुश करेंगे, ऊपर जाने का तो सवाल ही नहीं होता, और नीचे जाना अलाउड नहीं है, तो एक नॉर्मल जरूर लग रहा होगा। और ये वाला फोर्स भी राइट में पुश कर रहा है, और ये वाला फोर्स भी राइट में पुल कर रहा है, तो बॉडी राइट में ही चली जाएगी, ये कंफर्म है। वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। तो वाई डायरेक्शन में जो नॉर्मल होगा वो आर होगा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F1 sin थीटा प्लस mg, तो दिस कंपोनेंट विल इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन। अब यहीं पर मैं फ्रिक्शन कर दूंगा तो ये अच्छा सवाल बन जाएगा, ठीक है। अभी हाँ ये है, ये एक स्कूल लेवल क्वेश्चन में बन चुका है अभी तक, लेकिन अगर मैं रफ कर दूंगा यहाँ पर तो ये जेई में भी आ चुका है, इवन एडवांस में एक बार 2 नंबर का आया था, 60 डिग्री एंगल पे फोर्स लगाया था और पूछा था कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं कि बॉडी मूव ना करे। फ्रिक्शन के साथ सवाल अच्छा हो जाता है। तो पहले तो आपको देखना है कि दिस कंपोनेंट विल इंक्रीज द नॉर्मल। जब भी डाउनवर्ड फोर्स लगाते, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन भी पकड़ते चलो जो डायरेक्टली आगे कमेंट करने पे काम आएंगे। तो जब नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो तो पुश करता है और स्ट्रांगली वो सरफेस को नीचे, तो नॉर्मल बढ़ जाता है। ऊपर खींचते हो तो नॉर्मल कम होता है, इनफैक्ट ज्यादा खींच लोगे तो उठ ही जाएगी बॉडी, नॉर्मल 0 ही हो जाएगा। ओके, तो ये आर की वैल्यू mg प्लस एफ, और एक्स डायरेक्शन में दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो घटाने की जरूरत ही नहीं है। ये भी F2 भी उधर ही लग रहा है और F1 cos थीटा भी उधर ही लग रहा है, तो बोथ फोर्सेज आर एक्टिंग इन राइट डायरेक्शन। तो न्यूटन्स लॉ लिखेंगे F बराबर m है, तो F की जगह लिखेंगे F2 प्लस F1 cos थीटा। ये नेट फोर्स हो जाएगा x डायरेक्शन में, जो किसके बराबर होगा m इंटू ए, ax ले लो या a कह लो, y में तो है ही नहीं, तो ax ही हो जाएगा ये। तो F1 cos थीटा प्लस F2 डिवाइडेड बाई मास, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देख लो कोई बात, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। तो अभी हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं, एक बॉडी वाले सवाल, अभी मल्टी बॉडी नहीं ले रहे हैं, अभी एक बॉडी की बात कर रहे हैं। एक बॉडी की एफबीडी बनाना, उस पे एक्स और वाई में न्यूटन्स लॉ लिखना, कंपोनेंट करना, वही सारी छोटी छोटी काम कर रहे हैं। यहां तक मामला ओके है, ठीक है। चलो तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, लिख लो अगर किसी को लिखना, कि अगर बॉडी हमारी इंक्लाइंड प्लेन पर है, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ये बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि फिक्स्ड है और कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, स्मूथ सरफेस है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमारे एक बॉडी हमने रख दी m मास की। तो अगर हम इस बॉडी को, तुम वैसे पहले तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एकदम फ्रिक्शन लेस है, नो फ्रिक्शन, इस बॉडी को रखेंगे तो बताओ फिसल कर कहां आएगा, नीचे आएगा, अलोंग द प्लेन मोशन करेगा। तो इस तरह के सवालों में कॉन्सेप्ट नंबर 1 की मोशन जो होगा प्लेन के अलोंग होगा। अगर हम कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगा देंगे तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये नीचे ही आएगा। यानी जो भी इसका मोशन हम स्टडी करने वाले हो प्लेन के अलोंग स्टडी करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हम जो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, तो हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट करेंगे प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि हम इन्हीं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ सेपरेटली लगाना चाह रहे हैं। हम एक्स और वाई में नहीं लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में एक्सेलेरेशन होता है फोर्सेस को उन्हीं डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लेने चाहिए या उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चूंकि इसका मोशन प्लेन के अलोंग होगा, तो हम जो भी एफबीडी बनाएंगे उनमें जो भी फोर्स आएंगे बॉडी पर, उन फोर्सेस में कोशिश करेंगे या तो वो फोर्स प्लेन के अलोंग हो या प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो अगर कोई फोर्स प्लेन के अलोंग भी नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे, उसके कंपोनेंट करेंगे। तो आइए पहले एफबीडी बनाते हैं। तो आप मुझे एक एक करके बताइए जरा कि इसमें कौन कौन से फोर्स आपके बॉडी पे लग रहे होंगे। ये देखिए हम यहां पर दोबारा से डायग्राम बनाएंगे ताकि ओरिजिनल प्रॉब्लम समझ में आए। ये मैंने, तो देखिए सबसे पहले तो ये mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ ऐसे लग रहा होगा mg, ये डाउनवर्ड ऐसे mg लग रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? वेट डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है बच्चों? तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे लगेगा। ध्यान रहे हमें उस नॉर्मल की बात करनी है जो प्लेन ने बॉडी पर लगाया है।
बॉडी ने भी प्लेन पर ऐसे लगाया होगा, पर हमें उससे मतलब नहीं है, बिकॉज हम जो एफबीडी बना रहे हैं वो बॉडी का बना रहे हैं, ना कि इंक्लाइंड प्लेन का। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एफबीडी बना रहे होते तो ये वाला नॉर्मल भी दिखाया होता। ठीक है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल बॉडी पर सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल, एक एमजी, तीसरा कोई नहीं लग रहा है, ना हमने लगाया। तो और ये मोशन बॉडी कैसे करेगी, तो प्रैक्टिकल बात है, बॉडी इधर आएगी तो हम फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे। तो प्रश्न उठता है किसके कंपोनेंट करें, तो क्योंकि हम मोशन न्यूटन्स लॉ प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर लिखने वाले हैं, तो फोर्सेस मस्ट बी अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन तुम देख रहे हो mg जो लग रहा है, इट इज नाइदर अलोंग द प्लेन नॉर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो आप कह सकते हो आपको mg के कंपोनेंट करने, क्योंकि नॉर्मल तो पहले से प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो नॉर्मल को रिजॉल्व करने की जरूरत आपको बच्चों नहीं है यहां पर। ठीक है ना, तो एक एक बात ध्यान से सुनते चलिए। तो अब आइए हम एंगल निकाल लेते हैं। तो अब अगर कंपोनेंट करोगे तो ये थोड़ी सी समझदारी यहां पर आपको दिखानी होगी। तो आइए मैं दिखाता हूं एंगल कैसे देखोगे। एंगल देखना, यहां पर देखो मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ करता हूं, ये हमारी वर्टिकल लाइन है जो mg की लाइन है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, और इसके जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है जो कि ये वाली डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर प्लेन के है वो वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा। तो ध्यान रखेंगे जो mg वाली लाइन है और जो सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला एंगल थीटा बनेगा, तो दिस एंगल विल बी योर थीटा। इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे जो वेक्टर में सीखा था, ये वाला कॉस हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट बेटा साइन थीटा हो जाएगा, समझने के लिए। तो ध्यान रखेंगे जब तक ये थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा, बार बार नहीं दिखाऊंगा इसलिए आराम से करके दिखा दिया है। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए। अब ध्यान से सुनो कि जो बॉडी है वो ऐसे फिसलते हुए आ रही है, ड्यू टू दिस फोर्स बॉडी इज स्लिपिंग डाउनवर्ड। पर हां इधर आ नहीं सकती और उधर जा नहीं रही, अपने आप कैसे चली जाए उधर, उधर कोई घसीटे तो जाए, है ना, कोई घसीट थोड़ी ना रहा। mg cos थीटा इधर जरूर घसीट रहा है तो उसको नॉर्मल मिल जा रहा है, भाई mg cos थीटा ऐसे घसीटेगा तो ये पुश कर रहा होगा, बॉडी पुश करने से नॉर्मल मिल जा रहा है। ओके, तो इस दिशा में प्लेन के परपेंडिकुलर इस दिशा में बॉडी के पास कोई एक्सेलेरेशन मौजूद नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलेरेशन मौजूद नहीं तो मैं न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, तो n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू ma लिखूंगा और a क्या पुट कर दूंगा, जीरो। तो अब तो यार a बराबर जीरो पे तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, तो जहां एक्सेलेरेशन जीरो है फोर्स बैलेंस मार दूंगा। तो बताओ क्या लिखूंगा, n की वैल्यू बता दो फटाक से, क्या हो जाएगी बेटा, mg cos थीटा। क्यों लिख रहे हैं समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, फोर्स बैलेंस है। तो ऑफ कोर्स यार अगर अगर दो बॉडी हो तो जो जो ज्यादा मास की बॉडी होगी वो ज्यादा नॉर्मल अप्लाई करेगी। तो तुम फिसलो और हम फिसलें तो हमारा अगर वेट ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो हमारे और प्लेन के बीच में नॉर्मल ज्यादा लग रहा होगा, आप हल्के हो तो आपके और प्लेन के बीच में नॉर्मल कम लग रहा होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि कितने एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि प्लेन के अलोंग स्लिप करते हुए आ रहा है, तो अलोंग द प्लेन न्यूटन्स लॉ लिखने जा रहा हूं, अलोंग द प्लेन। तो प्लेन के अलोंग मैंने फिर लगाया, अलोंग द प्लेन मैंने लिखा, एफ बराबर ma लिखा, तो एफ की जगह क्या है भैया, एफ की जगह हो गया mg साइन थीटा। फिलहाल तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा, इक्वल टू ma, तो यहां से पता चल गया कि a की वैल्यू g साइन थीटा। तो ये देखने वाली बात है कि जो एक्सेलेरेशन है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी अगर स्मूथ सरफेस पे तुम फिसल रहे हो या हम फिसल रहे हो, दोनों ही सेम एक्सेलेरेशन से फिसल रहे होंगे। और अगर मुझसे कोई बोल दे कि ये जो प्लेन की लंबाई है ये l है, ये जो प्लेन की लंबाई है ये l है पूरी की पूरी, तो बताओ कितनी देर में फिसलकर नीचे पहुंच जाएगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s यहां पर आ जाएगा ut, u जीरो है, रेस्ट से छोड़ा है, मान लो यहां से छोड़ा है और u बराबर जीरो से छोड़ा है, तो इधर की तरफ एक्सेलेरेशन आ रहा है g साइन थीटा, तो हाफ a है g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो हमसे टाइम भी पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद ये बॉडी नीचे पहुंच जाएगी। तो टाइम भी तुम देख रहे हो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, इतनी बातें फटाक से लिख लीजिए। इसमें क्या क्या आपको दिमाग में सेट करना है, पहले mg के दो कंपोनेंट करने हैं आपको, mg cos थीटा, mg sin थीटा। थीटा अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, cos वाला परपेंडिकुलर आएगा, sin वाला अलोंग द प्लेन है। दूसरी बात, न्यूटन्स लॉ हमेशा दो डायरेक्शन में लगाना है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के अलोंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्दी लग रही, चल नहीं रहा एसी,
बढ़िया तो है, टेम्परेचर मेंटेन है। डायरेक्ट एसी ना लगे, ज्यादा नुकसान करती है डायरेक्ट। यहाँ चल रही है, हम लोग को डायरेक्ट लग रही है। तुम लोगों के लिए हम बलिदान कर रहे हैं, टेंशन ना लो। तुम्हें ठंडी ठंडी हवा आ रही है इनडायरेक्ट वे में। नोटेड। चलिए एक सवाल करिए जरा। मान लीजिए ये बॉडी है और ये एंगल 30 डिग्री है, और इस बॉडी का जो मास है, बॉडी का जो मास है वो 2m के बराबर है या 4m के बराबर है, और मैंने एक एडिशनल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वैल्यू m इंटू जी के बराबर है। तो मास की वैल्यू 4m है, m कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, सिंबल्स में आते हैं। मास की जो वैल्यू है वो 4m है, तो जो एक एडिशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू m इंटू जी के बराबर, m इज सम कांस्टेंट नंबर, ठीक। तो अब यहां पर एक ये फिक्स सरफेस है, ऑफ कोर्स स्मूथ है, तो हमें बताना है कि बॉडी का नॉर्मल कितना लगेगा और बॉडी पे एक्सेलेरेशन कितना होगा। अब सुनो, तो सबसे पहले ये देखो, इसका मास कितना है 4m, तो वेट कितना लगेगा, तो अगर हम देखेंगे तो यहां वेट लगेगा ऐसे, 4m हो गया इसका मास इंटू जी। तो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी वेट लग जाएगा। m की वैल्यू 4m है, आप समझिए इस बात को, मास की वैल्यू 4m है। तो यहां पे बेटा कंपोनेंट करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 4mg वेट है उसका, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, बिकॉज ये एंगल हमारा थीटा होता है, और इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा 4mg cos थीटा, और ये लगेगा नॉर्मल। तो इस तरह से बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाए। ध्यान रखना, जब इस वेट को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं तो वेट हट जाता है, फिर ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं उसकी जगह। तो देख लीजिए पहले एफबीडी, देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वेट लग रहा है 4 mg डाउनवर्ड, और 4 mg के दो कंपोनेंट है, 4 mg कॉस थीटा परपेंडिकुलर, 4 mg साइन थीटा। ओके, तो बताओ नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? नॉर्मल 4 mg कॉस 30, तो ये आ जाएगा √2√3 अब मुझे देखकर बताओ ये बॉडी नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? पिछली बार नीचे आ रही थी, इस बार देख लो कैसे देख रहे हो नीचे आएगी। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। पिछली बार तो ऊपर फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो जी साइन थीटा का एक्सेलेरेशन हो गया था। तो बड़ा कौन है इनमें से? ये 4 mg साइन 30 1/2 होता है, तो 2 mg के बराबर है, और वो mg के बराबर, तो बड़ा कौन है? ये। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आएगा ये। अब सुनना ध्यान से, तो अलोंग द प्लेन न्यूटन्स लॉ लिख रहा हूं, अलोंग द प्लेन। क्या होता है न्यूटन्स लॉ? तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इक्वल टू मास। अब देखो यहां मैं जानबूझकर बॉडी का मास लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लोग F बराबर ma लिखते हैं और m को m ही लिख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहां बॉडी पे नेट फोर्स, देखो एक्सेलेरेशन किधर है? डाउनवर्ड। तो कौन सा फोर्स पॉजिटिव लिखेंगे? डाउनवर्ड वाला। तो देखो F नेट क्या लिखेंगे बताओ? 4 mg साइन 30 माइनस mg। देखो ये वाली लाइन समझ आ रही क्या? इज इक्वल टू, बताओ बॉडी का मास कितना है? ma ना लिखना धोखे से। लोग क्या करते हैं? F बराबर ma में लिख के F लिख देते हैं, ये ma ही लिख के छोड़ देते हैं। m नहीं है, मास कितना दिया है बताओ? 4m। तो 4m हो गया बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी अलोंग द प्लेन इक्वल टू मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। देखो कोई कंफ्यूजन किसी का? तो ये 2 mg हो गया माइनस mg हो गया, तो a बराबर हो गया g/4 हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी बॉडी विल मूव डाउनवर्ड विद g/4 एक्सेलरेशन। देख लीजिए, FBT जरूर बनाइएगा, बिना FBT के मत करिएगा। चलिए एक और सवाल। ये एंगल बेटा 30 डिग्री है, इस बॉडी का मास 4m है, इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगाया एडिशनल, मान लो 4 mg ऊपर की तरफ। बॉडी का मास जो है वो 4m है, ठीक है। चलो बॉडी का एक्सेलेरेशन और नॉर्मल बताना है। मास फिर से 4m, गलत है, g/2 आ रहा है। सही लग रहा है। तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, 4 mg इसका वेट है, तो डाउनवर्ड आ जाएगा 4 mg साइन 30, ये आ जाएगा 4 mg कॉस 30, 4 mg के दो कंपोनेंट, ये आ जाएगा नॉर्मल, और ये एक एडिशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू दे रखी है 4 mg। ये वाले फोर्स से ये वाला फोर्स बड़ा है, तो एक्सेलेरेशन होगा राइट डायरेक्शन में। नॉर्मल की वैल्यू है 4 mg कॉस 30, ये नॉर्मल हो जाएगा। इधर की तरफ देखिए, इस बार ये छोटा है ये बड़ा है, तो मोशन ऊपर होगा, ऊपर होगा तो दिस माइनस दिस नेट फोर्स होगा। प्लेन के अलोंग लिखेंगे, अलोंग द प्लेन क्या लिखेंगे बेटा? अलोंग द प्लेन हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलेरेशन।
तो एफ नेट देखिए एक्सेलेरेशन ऊपर है तो इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। तो 4mg माइनस 4mg साइन 30 जो कि 2mg होगा इज इक्वल टू बॉडी का मास 4m। यहां धोखे से हमें मत लिख जाना, बॉडी का मास जो दिया वही लिखना है 4ma। तो a आ गया g/2 अपवर्ड। तो g/2 से ऊपर जाएगी बॉडी, नीचे नहीं आएगी। तो सारा खेल प्रॉपर एफबीडी बनाइए, प्रॉपर फोर्सेस देखिए, जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं है उस डायरेक्शन में बैलेंस कर दीजिए फोर्स को, जिस डायरेक्शन में मोशन है एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन देख लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसके हिसाब से ए का एरो बना लीजिए और ए का एरो देख के प्लस माइनस डिसाइड करके अच्छे से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया बेटा सबने? थोड़ा सा धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, डिफिकल्टी लेवल अभी पहला लेक्चर है, बेसिकली कैलकुलेशन, इसलिए मैं बहुत टफ सवाल नहीं ले रहा हूं। चलिए ये बेटा एक एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल 37 डिग्री है और ये एक ब्लॉक इस पे ऐसे रखा है। ये m मास का बेटा ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक रखा है। इसमें बेटा हमने एक एडिशनल फोर्स यहां से लगाया F, जिसकी वैल्यू इस बॉडी के वेट के बराबर, m मास का बॉडी है और मैंने जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया उसकी वैल्यू वेट के बराबर है ना। तो जो मैंने एक अदर्स फोर्स लगाया, अब आपको डिसाइड करना है, एफबीडी बनाना है कि बॉडी ऊपर जाएगी कि बॉडी नीचे आएगी, ये सब आपको सोचना है। और इसका एक्सेलेरेशन कितना है और नॉर्मल कितना है, दोनों सोचना है। ये ध्यान रखना है ये सरफेस वर्टिकल है और इस पे जो फोर्स लगाया गया वो हॉरिजॉन्टल लगाया गया। cos 37 4/5, cos 37 4/5 है, sin 37 3/5। जी बच्चों बताएं कितना एक्सेलेरेशन होगा अपवर्ड और नॉर्मल? सही जवाब, गुड बेटा। चलो देखो कोई बात नहीं, देख लो मैं समझाता हूं। कुछ नहीं, बस फोर्स के कंपोनेंट करने, मेरी सारी बातें ध्यान सुनना। ये वेट है, देखो सबसे पहले तो इसका mg ऐसे लग रहा होगा, mg ऐसे, और एक जो ये मैंने F लगाया, ये F ये हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा ऐसे। तो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं ताकि एंगल वेंगल दिखाने में मुझे दिक्कत ना हो। तो मैं इस वाले जो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को थोड़ा खींच के बढ़ा देता हूं ऐसे आगे करके। ये मेरा फोर्स ये भी mg के बराबर ही लग रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा। तो एक फोर्स वर्टिकल mg लग रहा है, ये वेट है बेटा, क्या बात है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करती, बट उसको बोलो जाए वो उधर चले जाए। अरे अरे इट्स ओके, इट्स ओके, अरे इट्स ओके, इट्स ओके, ये आ गई, इधर आ गई, डोंट वरी।
अरे डोंट वरी, चलो चलो, चली जाएगी चली जाएगी, बैठ जाओ, इधर आ गई। अरे क्या यार तुम लोग, अरे इधर आ गई बेटा, इधर आ गई, इधर आ गई। अरे तुम लोग ऐसे बहादुरों की सेना है। चलो 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 चलो। अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे क्या बताओ, देश में अपने झांसी की रानी वीरांगना ऐसे लोग हैं, और तुम लोग बताओ इतने इतने से छिपकली। और मैं एक दिन जूते में छिपकली छुपा के ले आया था, जूते पर मैं पहने रहा, पूरी क्लास ले डाली जूते में। जूते के अंदर छिपकली बैठी थी, मैंने ऐसे पहन ली, जो कि मेरी आदत तो है नहीं, ऐसे पैर डालता हूँ, पैर से उतार देता हूँ। तो पहली बार सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ा लिया, 1 घंटे बाद मुझे थोड़ा साइड से आ गई थी, हाँ जिंदा थी यहाँ, मतलब बाद में पता नहीं कितनी देर जिंदा रही होगी, पर वो हल्का सा साइड से, तल तलवे के नीचे नहीं थी, हल्का सा साइड से आ गई थी, जो यहाँ पर जगह होती है। बट फिर भी वो बेचारी जूते के अंदर रही थी। बाद में मैंने देखा, मुझे मेरा बीपी बढ़ गया, इतनी देर से मेरे पैर के नीचे थी। बहुत मतलब घबराहट तो हुई मुझे भी, लेकिन चलिए, अच्छा सवाल है, ध्यान से देख लीजिए फटाक से। ए गड़बड़ नहीं, बात नहीं, क्या कर रहे हो गधे कहीं के। आओ देखो बेटा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बेटा, बेटा समझो, सुनो थोड़ा, एंगल वेंगल देख लो। देखो ये तो हमें पता ही है कि देखो ये वाला एंगल थीटा होता है, ये थीटा होता है ना, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहां ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल अगेन क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। क्योंकि mg का नॉर्मल्स के साथ थीटा बनता है, तो हम जान चुके हैं। बेटा बातचीत नहीं प्लीज, मैं बोल रहा हूं, फिर डांट दूंगा, फिर क्या फायदा यार मेरा। क्यों तुम लोग मुझे गुस्से में दिलाते हो यार, तुम लोग क्यों यार मुझे, मैं इतना हंसमुख किस्म का इंसान था, इतनी अच्छी बातें करता था मैं, आजकल इतनी गुस्सा कर रहा हूं मैं। तुम लोगों ने 1-2 साल में गड़बड़, अब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। कल ही मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था कि 11th बैच इस समय बहुत बढ़िया पढ़ना लगा, राघवेंद्र सर से बोल रहा था, पूछ लेना तुम। तो मैंने कह रहा था 11th बैच अब मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये धीरे 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 एकदम ग्रोथ पे आ चुका है। और लेकिन तुम लोग आज ही शुरू हो गए, कल ही मैंने तारीफ करी, आज ही शुरू हो गए तुम। ठीक है, अब तुम देखो, तुम लोग साइलेंटली पढ़ते हो, अच्छे से सुनते हो सारी चीजें, तो तुम्हें खुद थोड़े दिनों में इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखाई पड़ने लगेगा। ध्यान सुनो चलो। तो इस mg के 2 कंपोनेंट आएंगे बेटा, ये वाला होगा mg cos 37, cos थीटा है, और ये mg sin 37। ठीक है, ये mg के 2 कंपोनेंट है। और ये वाला जो फोर्स लगाया, जो हॉरिजॉन्टल लगाया है, इसका देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो चूंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला आएगा cos, तो mg cos थीटा। और इधर की तरफ आएगा एक और एडिशनल कंपोनेंट, जो इसके साथ जुड़ जाएगा, mg sin थीटा। तो देखो जो नॉर्मल आएगा ना, वो एक इस वाले वेट का कंपोनेंट और इस वाले फोर्स का कंपोनेंट, तो नॉर्मल 2-2 के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल जो होगा वो mg का cos थीटा, और इस वाले f का sin थीटा, जो कि mg ही है, mg sin 37, ये भी 37 है। तो ये 3/5 और ये 3/4, और कितना होता है, नहीं 3/5 और 4/5, 4/5 3/5, तो 7 mg/5। तो ये आ जाएगा मेरा नॉर्मल। ठीक है, अब इधर देखो, ये sin 37 3/5 छोटा होता है, cos बड़ा होता है, तो एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपवर्ड। तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन होगा। एक ये फोर्स देखना है, ये मतलब इस वाले फोर्स का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ रहा है, और एक mg का नीचे की तरफ आ रहा है। तो mg वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे लाना चाह रहा है, फोर्स वाला ऊपर, लेकिन बड़ा कौन है, फोर्स वाला। तो एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा। अब अलोंग द प्लेन लिख रहे हैं, अलोंग द प्लेन, तो अलोंग द प्लेन देखो क्या लिख रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं mg cos 37 माइनस mg sin 37, और मास चूंकि m ही दिया है, तो f बराबर ma। तो यहां से देखो, ये 4/5 3/5, तो a की वैल्यू आ जाएगी g/5 अपवर्ड। ठीक है ना। तो उस बच्चे का 100% करेक्ट था, क्या किसी और का सही है, इस बच्चे का सही है, वेरी गुड। कार्तिकेय ओके ओके, हैं 5-7 लोग भाई, सबने सही किया, वेरी गुड, वेल डन। चलिए आज अब जाएंगे, आज हमको कुछ काम है, तो आज डाउट के लिए कोई मेरा इंतजार ना करे, आज हम डाउट के लिए नहीं रुकेंगे।